बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई साहब। मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सिंगल आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे हमें सबको पता है कि कपिल वैद्य जी इतनी बढ़िया तरीके से जीएसटी के ऊपर चर्चा करते हैं कि जैसे फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, ऑटोमेटिकली हर एक व्यक्ति इस क्यूरियोसिटी में रहता है कि आज जीएसटी के ऊपर क्या नया हमें मिलने वाला है। मैं अपने शब्दों को ज्यादा ना रखते हुए मैं अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज की मीटिंग का वो शुभारंभ के लिए अपने 2 शब्द सभी के समक्ष रखें। अध्यक्ष जी। धन्यवाद भाई नीरज जी। सभी हमारे इसी स्क्रीन पे आइए कि सभी समस्त पदाधिकारीगण, विशेष रूप से हमारे कपिल वैश्य जी जो कि इस पूरे मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, एवं हमारे सभी मेंबर्स। बहुत अच्छा विषय मिल जाता है हम लोगों को समझने के लिए, बात करने के लिए। हर एक की जरूरत की चीज है। संख्या भी हमेशा 100 पर अपना पहुंच जाती है। अच्छी बात है। और कपिल जी बड़े अच्छे रंग से अपनी बात को समझाते हैं, बताते हैं। काफी लंबे समय चलता है ये इनका प्रोग्राम। वो लोग इंतजार करते हैं कि अब कब समय आएगा दोबारा सुनने का। सबसे अच्छी बात ये है। एनीवे फिलहाल हम चाहेंगे बजाय और कोई लंबी चौड़ी बातें हो बीच में, काफी चेंजेज आ गए हैं 1 जनवरी से, और इसमें सहूलियतें तो कम होती है। सरकार ने कुछ ना कुछ दिक्कतें बढ़ाती रहती है। उसमें हमारे कपिल भाई बताएंगे कि कैसे उन दिक्कतों को हम आराम से निकल सकें, संभाल सकें। तो मैं चाहूंगा कि आज के मुख्य रूप से वक्ता कपिल जी माइक को संभालें और आगे की मीटिंग को संभालें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स, आईआईए के पदाधिकारीगण, सबको मेरा नमन, सबका अभिनंदन। और खुशी है मेरे को कि हर कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से, हर अपनी वेबिनार में जिस तरह से अपने आईआईए के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण इंटरेस्ट ले रहे हैं, हर बार हम एक नए आयाम को छू रहे हैं, हर बार हमारे पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं। मुझ वक्ता के लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश से मैं देखता हूँ, बनारस से भी लोग हैं और मेरठ से भी लोग हैं, नोएडा से भी लोग हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक। हाँ जी, हाँ जी। बंधुओं, आज का जो मुख्य विषय था, मैं अपने बिमल रिवारी जी को बहुत समय बाद देख रहा हूँ। हाँ कपिल भाई नमस्कार। हाँ जी। तो सेम हियर। आज का जो हमारा मुख्य विषय है बंधुओं, वो है कि जीएसटी में जो पिछली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी सितंबर में प्लस दिसंबर में, और उसके कॉन्सिक्वेंस में बहुत सारे चेंजेस हुए, और उनमें से कुछ चेंजेस को 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट किया गया है। इसीलिए मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी साहब दिनेश जी से रिक्वेस्ट किया था कि अब के बाद मीटिंग को 3rd वीक में ना करके 1st वीक में ही कर लिया जाए, जिससे कि पहला रिटर्न भरने से पहले सारे लोगों को इन चेंजेस के बारे में मालूम पड़ जाए। तो फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला चेंज है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्थाओं में। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ दिस जीएसटी। मतलब हम जितने भी गुड्स को खरीदते हैं, सर्विसेज को लेते हैं। प्रेम जी, सबके जरा म्यूट करा दीजिए तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सबको अच्छा लगेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना आप म्यूट कर लेंगे तो कपिल जी बहुत अच्छी तरीके से सभी को म्यूट करा ही दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। डिस्टर्बेंस ना हो ना, एक सेकंड कीमती है इसमें। जब किसी को बोलना होगा हैंड रेज कर देगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कि इसमें बोलना किसी को है नहीं, सुनना ही है सबको। बोलने वाले जी, सबकी क्वेरीज को हमारा लगभग 40 मिनट का ये डिस्कशन रहेगा, और उसके बाद में प्रत्येक मेंबर की क्वेरी को मैं टेकअप करूंगा, और मैं तब तक
ये माइक नहीं छोड़ के जाऊंगा जब तक हर मेंबर की क्वेरी को सेटिस्फाई ना कर दूं। अध्यक्ष जी से परमिशन चाहूंगा कि जब तक सबकी क्वेरीज ना सेटल हो जाए तब तक ये वेबिनार पिछली बार की तरीके से चलती रहे। तो फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस जीएसटी सिस्टम का, क्योंकि हम जो गुड्स खरीदते हैं उसको अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आगे उसका आईटीसी लेके उस आईटीसी को यूज करते हुए हम आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे करते हैं। तो अभी तक जो सिस्टम था आईटीसी का, उसमें हमें 4 कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ता था आईटीसी लेने के लिए। सबसे पहला कि हमारे पास में गुड्स आई हुई होनी चाहिए या सर्विसेज आई हुई होनी चाहिए। नंबर 2, हमारे पास में इनवॉइसेस होना चाहिए। नंबर 3, हमने अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए, मतलब हम रिटर्न फाइल करने के माध्यम से ही आईटीसी को ले सकते हैं। और नंबर 4 कि सप्लायर ने टैक्स पे किया हुआ होना चाहिए। तो जहां तक सप्लायर के टैक्स पेमेंट का सवाल है, वो सप्लायर के टैक्स पेमेंट का तरीका जो ओरिजिनल लॉ में कंसीव किया गया था जीएसटीआर 1, 2 और 3 के माध्यम से, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं वो जीएसटीआर 3B के तरीके से हो रहे हैं। लेकिन अब 1 जनवरी से एक नई कंडीशन इम्पोज की गई। पिछले बजट में जो 2021 का बजट था उसमें एक नई कंडीशन डाली गई थी, सेक्शन 16(2)AA इंसर्ट करके, और उसमें ये प्रोवाइड किया गया कि आईटीसी का क्रेडिट तभी मिलेगा जब जीएसटीआर 2B में वो आईटीसी दिख रहा हो। फ्रेंड्स, एक बार ये समझें कि जीएसटीआर 2B में ये आईटीसी कब दिखता है। देखिए, हम लोग एक रिटर्न डालते हैं हर मंथ की 11 तारीख को, एक रिटर्न डालते हैं जीएसटीआर 1। जो लोग 5 करोड़ से नीचे के एसएससीज हैं वो एक मंथली बेसिस पे आईएफएफ इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपनी मंथली टर्नओवर्स को देते हैं। तो जो हम जीएसटीआर 1 देते हैं वो जीएसटीआर 1 क्या है कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई, जितने भी हमने अपनी सप्लाईज करी हुई हैं उन सप्लाईज का लेखा जोखा है कि हमने किस किस को किस किस इनवॉइस के माध्यम से सप्लाई किया हुआ है। जो हम जीएसटीआर 1 डालते हैं 11 तारीख को, वो जीएसटीआर 2B में हर व्यक्ति के, हर रिसिपिएंट के अपने डिक्लेरेशन में दिखेगा। जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 1 जो हम फाइल करेंगे उसके बेसिस पे रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में ये दिखेगा कि इस इनवॉइस के माध्यम से प्राप्तकर्ता ने, परचेज करने वाले ने ये गुड्स खरीदी है या ये सर्विसेज ली है। तो ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट होगा। जीएसटीआर 2B एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट होगा। स्टैटिक इसलिए कि एक मंथ की 12 तारीख से अगले माह की 11 तारीख तक जितने भी जीएसटीआर 1 फाइल होंगे, वो चाहे करंट मंथ के हों चाहे पिछले मंथ के हों, वो जितने भी जीएसटीआर 1 फाइल होंगे उनके माध्यम से जितने भी इनवॉइसेस डिक्लेयर होंगे वो रिस्पेक्टिव बायर्स के जीएसटीआर 2B में दिखने लग जाएंगे। ये जैसा मैंने कहा कि स्टैटिक डॉक्यूमेंट होगा। इस डॉक्यूमेंट में ये दिखेगा कि इस पीरियड में किन किन ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों के लिए क्या जिम्मेदारी है कि 13 तारीख को ये डॉक्यूमेंट हमको अपने पोर्टल पे जीएसटी पोर्टल पे ये डॉक्यूमेंट दिखेगा, और 20 तारीख को हम सबको अपना जीएसटीआर 3B फाइल करना होता है। और हम में से सब लोग ये प्रयास करते हैं कि जितना हमारा आईटीसी अवेलेबल है उसको हम यूटिलाइज कर लें और बाकी बचे हुए टैक्स को हम कैश के माध्यम से पे करें। तो अब हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी हो जाएगी कि हम या हमारी अकाउंट्स टीम या हमारे अकाउंट्स मैनेजर ये रिकंसाइल करें कि हमने जितनी भी परचेजेस करी हैं उन परचेजेस में से कितनों ने अपने रिटर्न्स टाइम से फाइल कर दिए, जिससे कि वो हमारे जीएसटीआर 2B में दिख रहे हैं। अगर वो जीएसटीआर 2B में दिख रहे हैं तो हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जितने भी केसेस में हमारे जीएसटीआर 2B दिख रहे हैं उन सबका हम आईटीसी ले सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट
कि पुरानी जो कंडीशंस थी उनका क्या होगा। दोस्तों, ये एक नई कंडीशन है कि जीएसटीआर 2B में दिखना चाहिए। लेकिन सपोजिंग किसी सप्लायर ने दिल्ली से गुड्स को 31 जनवरी को भेजा, हमारे पास 4 फरवरी को आया, तो क्योंकि उसने 31 जनवरी को भेजा है, वो जनवरी के अपने जीएसटीआर 1 में उसको डिक्लेयर कर देगा, और जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करेगा तो 13 फरवरी को हमारे जीएसटीआर 2B में दिखना लग जाएगा। बट वास्तविकता ये है कि वो माल हमारे पास 31 जनवरी तक आया ही नहीं है। तो ऐसे सारे केसेस में जिसमें कि हमारे पास में गुड्स उस माह में नहीं आई है, तो अगर क्रेडिट हमारे जीएसटीआर 2B में दिख भी रहा है, तब भी हमको उसका आईटीसी नहीं लेना चाहिए। आईटीसी हम तभी ले सकते हैं जब हमारी बाकी कंडीशंस कंप्लाई विद हो गई, हमारे पास में गुड्स आ गई, हमारे पास में सर्विसेज आ गई, हमारे पास इनवॉइस आ गया, हमने उसका वो अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो सारी कंडीशंस को जब कंप्लाई विद कर रहे हैं तभी हम उसका आईटीसी ले सकते हैं। अभी तक जो जीएसटीआर 2A था, वो जीएसटीआर 2A अब एबॉलिश हो गया। अब जीएसटीआर 2A जनवरी ऑनवर्ड जीएसटीआर 2A नहीं दिखेगा और हमको केवल जीएसटीआर 2B ही दिखेगा। अभी तक ड्यूअल सिस्टम चल रहा था, जीएसटीआर 2A भी था, जीएसटीआर 2B भी था, दोनों में इंफॉर्मेशन सेम थी। अंतर केवल ये था कि जीएसटीआर 2B एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट था और जीएसटीआर 2A डायनामिक डॉक्यूमेंट था, वो हमेशा चेंज होता रहता था। उसमें जिस मंथ की सप्लाई है उस मंथ के हिसाब से डिटेल्स आती थी। 2B में जिस मंथ में वो डिक्लेयर करी गई है उस मंथ में आएंगी। नाउ फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें कि हम बिकॉज 2B में नहीं दिख रहा है तो हम क्रेडिट नहीं ले पा रहे, उसका आईटीसी नहीं ले पा रहे। ऐसी सिचुएशंस में हमारी टीम को, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को रेगुलर रिकंसिलिएशन के बाद में सप्लायर्स को परस्यू करना पड़ेगा। सप्लायर्स को ये बोलना पड़ेगा कि भाई हमने आपसे ये टैक्स, हमने आपके इस टैक्स इनवॉइस के माध्यम से ये सर्विसेज लिए हैं या ये गुड्स लिए हैं, लेकिन आज तक ये आइटम, ये क्रेडिट हमको नहीं दिख रहा है हमारे जीएसटीआर 2B में, इसलिए कृपया करके आप तुरंत इसको फाइल करें, जिससे कि वो हमारे अगले डिक्लेरेशन में, अगले 2B में दिख जाए। फ्रेंड्स, ये डिफिकल्टीज सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, इन सब के केसेस में तो कम आती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के केसेस में या छोटे छोटे व्यापारियों के केसेस में ये दिक्कतें ज्यादा आती हैं। तो हमको कॉन्ट्रैक्टर्स से काम कराते समय विशेष रूप से इस बात का चिंतन करना होगा, विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना होगा कि वो सप्लायर्स अपना रिटर्न टाइम से फाइल कर दें, और अगर जरूरत पड़े तो हमको, अगर डिक्लेरेशन नहीं फाइल हो रहा है, कोई समय सीमा तय करें, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कोई समय सीमा तय करें, और ये इस बात को इंश्योर करें कि जिस सप्लायर ने अपना डिक्लेरेशन नहीं फाइल किया है उसके टैक्स को अगर उचित समझे तो टैक्स पार्ट को रोके, जिससे कि उस पर ये बाध्यता बने कि वो अपना रिटर्न फाइल करेगा। अब फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने अपना डिक्लेरेशंस, अपने पूरा आईटीसी नहीं लिया होगा या नहीं डिक्लेयर किया होगा नवंबर के रिटर्न तक। उन सब के लिए हमारा सजेशन ये है कि दिसंबर तक के आईटीसी को रिकंसाइल कर लें, वो 2A में दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, सप्लायर्स ने डिक्लेरेशन फाइल किया हो या ना किया हो, वो सारी गुड्स जो हमारी फैक्ट्री में आ गई है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट में आ गई है 31 दिसंबर तक, वो सारा बचा हुआ क्रेडिट हम अपना जो 20 जनवरी को अपना रिटर्न फाइल करेंगे, उस रिटर्न में हम उसको डिक्लेयर कर दें, उसको फाइल कर दें, जिससे कि हमारे उसमें आगे के रिकंसिलिएशन में कोई दिक्कत ना रहे। रेगुलर रिकंसिलिएशन जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम वो रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इसकी दिक्कत आएगी। फ्रेंड्स, जहां तक इस प्रोविजन का सवाल है, ये जो 16(2)AA इंसर्ट हुआ है, इस प्रोविजन में की वजह से ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोर्ट्स में चैलेंज होगी। लेकिन आप सबसे मेरा सजेशन ये है
कि हम हर लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज को चैलेंज नहीं कर सकते, तो लेट अस वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अंटिल कोर्ट का डिसीजन आए हम इस मैटर को एक्सेप्ट करें, ये एक्सेप्ट करें कि लॉ में ये चेंज आ गया है, और उस चेंज के हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, अपने रिटर्न्स फाइल करें। आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था जिसकी वजह से मैं चाहता था कि ये हमारी आज कॉन्फ्रेंस जल्दी हो, माह के शुरू में हो जाए, जिससे कि अगले रिटर्न फाइलिंग से पहले हमको सफिशिएंट समय मिल जाए। लेकिन इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जिनको मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं, जो पिछले 1 महीने से रिलेटेड है। सबसे पहले कि जीएसटीआर 1 हमारी आउटवर्ड सप्लाई का एक रिटर्न है, और जीएसटीआर 3B हमारे एक कंपोजिट रिटर्न है, जिसमें कि हमको टोटल सप्लाईज भी डिक्लेयर करनी होती हैं और जितना हमको आईटीसी मिला है वो भी डिक्लेयर करना होता है। तो सेक्शन 75 में एक अमेंडमेंट किया है, और उस अमेंडमेंट का रिजल्ट ये है कि अगर किसी के जीएसटीआर 1 में जो सप्लाईज डिक्लेयर्ड हैं वो जीएसटीआर 3B की सप्लाई से अगर कम है, तो अधिकारी स्ट्रेट उस डिफरेंस का टैक्स मांग सकते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि सपोजिंग हमने जीएसटीआर 1 में अपने दिसंबर माह के रिटर्न में ये दिखाया कि हमारा 1 करोड़ रुपए की सप्लाईज हुई है दिसंबर में, जिसका कि हमने डिक्लेरेशन जनवरी में 13 जनवरी को फाइल किया, 11 जनवरी को फाइल किया। अब हम जब 20 तारीख को अपना 3B फाइल कर रहे हैं, उसमें अगर हमने 1 करोड़ रुपए की सप्लाईज को डिक्लेयर कर दिया, उसका टैक्स डिक्लेयर कर दिया, देन इट इज फाइन। बट अगर मान लीजिए किसी भी कारण से हमने ये 1 करोड़ रुपए की जगह 90 लाख की सप्लाईज डिक्लेयर करी और उस पर कम टैक्स पे दिखाया, तो डिपार्टमेंट हमसे स्ट्रेट इसकी रिकवरी कर सकता है। इस रिकवरी के लिए उसे किसी भी प्रकार के कोई नोटिस की देने की जरूरत नहीं है, कोई शो कॉज की जरूरत नहीं है। तो आप सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, अपने अकाउंटेंट्स को ये आगाह करें, उनको ये बताएं कि हमारा 3B और 1 मैच करना चाहिए। भले ही हमारा 3B एक दिन लेट फाइल हो, लेकिन 3B में जो हमारी टोटल फिगर है वो टोटल फिगर 1 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना हमसे टैक्स वसूल लिया जाएगा बिना किसी नोटिस के। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक सेक्शन था 129 सेक्शन, जो रास्ते में गुड्स जाती हैं उन गुड्स के सीजर का सेक्शन है। जितने अगर सेक्शन 129 ये प्रोवाइड करता था कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स की कमी विशेष रूप से क्या है कि गुड्स के साथ में टैक्स इनवॉइस नहीं है, या गुड्स के साथ में हमारा ई-वे बिल नहीं है, तो जो सचल दल के अधिकारी हैं, जो जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वो गाड़ी को रोक सकते हैं, उस माल को रोक सकते हैं, और उसमें ये कमियां पाने पे वो 100% टैक्स और 100% पेनल्टी लगा सकते हैं। लेकिन हम सब जो काउंसिल्स हैं उनका ये कहना था कि अगर इसमें टैक्स इनवॉइस लगा हुआ है तो इसका मतलब टैक्स तो पे हुआ है, और जब टैक्स पे हुआ है तो उसमें आप दोबारा से टैक्स कैसे मांग सकते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इलीगल मैटर था कि ऐसे केसेस में आप दोबारा से टैक्स की डिमांड नहीं कर सकते। अब आमतौर से फ्रेंड्स होता क्या है कि 99% केसेस जो मेरे सामने आए हैं रास्ते के माल सीज करने के, उन सब में टैक्स इनवॉइस होता है, लेकिन कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है। क्लरिकल मिस्टेक क्या है कि कभी तो गाड़ी का नंबर कुछ गलत पड़ गया, कि कभी ई-वे बिल का नंबर गलत पड़ गया, कभी ई-वे बिल में कोई तारीख गलत पड़ गई, या ई-वे बिल और टैक्स इनवॉइस में कोई छोटा सा मिसमैच हो गया। तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट गाड़ी को रोक लेता है और अपनी इस झील में कि हमने इतना ज्यादा कलेक्शन किया, 100% टैक्स और 100% पेनल्टी लगा देता है। अब इस प्रोविजन में 1 जनवरी से चेंज किया, और चेंज ये किया है कि इसमें 100% पेनल्टी लगाने की जगह 200% पेनल्टी अधिकारी लगा सकते हैं।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेट या तो कुछ नहीं होगा या 200% पेनल्टी होगी। तो बहुत ही ड्रेकोनियन प्रोविजन है। मतलब छोटी छोटी गलतियों की वजह से अधिकारी लोग व्यापारियों को हरेस करते हैं, उनसे ये टैक्स की पेनल्टीज की डिमांड करते हैं, और अब वो पेनल्टी 100% की जगह 200% लगाने की व्यवस्था की है। बहुत ही गलत प्रोविजन है। इसमें कोई भी नेचुरल जस्टिस व्यापारी को नहीं मिलती। 200% टैक्स जमा करे हुए बिना, 200% पेनल्टी जमा किए बिना गाड़ी नहीं छूटती है। और आप जानते ही हैं कि जब उसकी अपील करते हैं तो किस किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। एक तो वैसे ही उस अपील साल भर बाद वो अपील लगती है, और उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अधिकारियों को सेटिस्फाई करना होता है कि कोई टैक्स की चोरी नहीं है, और आप सब समझते हैं कि सेटिस्फाई करने की क्या कीमत है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन इशू हुआ। आप सबको मालूम है कि हर व्यापारी को जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, उसको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। एनुअल रिटर्न जिसमें साल भर का सारा लेखा जोखा जाता है, साल भर की सारी डिटेल्स जाती हैं कि कितनी टर्नओवर हुई है, उस पर कितना टैक्स बना, हेडिंग वाइज कितनी टर्नओवर है, प्रोडक्ट वाइज कितनी टर्नओवर है, एक्सपोर्ट की कितनी है, एग्जेम्प्टेड की कितनी है, उन सब पर टैक्स कितना बना, और वो टैक्स किस माध्यम से जमा किया गया, आईटीसी कितना लिया, कितना उसमें से कैश पे किया। तो 2 करोड़ से ऊपर के जितने भी व्यापारी हैं, उन सबको जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है। व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनको जीएसटीआर 9 के साथ साथ जीएसटीआर 9C भी फाइल करना होता है। 9C एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जिसमें जो टर्नओवर हमने बुक्स में दिखाई हुई है उसको रिकंसाइल करना पड़ता है अपने एनुअल रिटर्न से, और वो रिकंसाइल करके हमको 9C फाइल करना होता है। तो इन दोनों ही रिटर्न की फाइल करने की डेट पहले जो 31 अक्टूबर थी, उसको बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया था। लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स में बैलेंस शीट फाइल करने की, ऑडिटेड अकाउंट्स को फाइल करने की डेट 15 फरवरी तक बढ़ाई हुई थी, इसलिए ये संभव नहीं था कि ये एनुअल रिटर्न फाइल किए जा सके। तो अब इनकी डेट बढ़ा के 28 फरवरी कर दी। तो वो सारे रजिस्टर्ड पर्संस, वो सारे व्यापारी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, वो अब अपना एनुअल रिटर्न 28 फरवरी तक भर सकते हैं, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, वो अपना एनुअल रिटर्न प्लस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 28 फरवरी तक भर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि पिछले साल तक जीएसटीआर 9C जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था, वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करा के सबमिट करना होता था। अब ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराने की कंडीशन खत्म हो गई है, और अब सीधे व्यापारी या रजिस्टर्ड पर्सन खुद भर सकता है। लेकिन वो रिटर्न और वो डिक्लेरेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी प्रोफेशनल की सहायता के बिना, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हों या अपने इन हाउस प्रोफेशनल्स हों, उसके बिना उनको भरना जरा मुश्किल होता है। आप सबको मेरी राय यही है कि रिटर्न ठीक से भरें, सही भरें, नहीं तो बाद में ऑडिट के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। चाहे अपने आके इन हाउस जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनकी मदद ले, या उसको आउटसोर्स करें, लेकिन ठीक से ही रिटर्न भरें। अब फ्रेंड्स, आइए कुछ चेंजेस जो रेट ऑफ टैक्स में हुए हैं, उन चेंजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करें। बहुत सारे चेंजेस रेट ऑफ टैक्स में सितंबर से अब तक हुए हैं। जो मुख्य मुख्य चेंजेस हैं, उन चेंजेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जॉब वर्क फैसिलिटी एक है। जब हम अपनी गुड्स किसी दूसरे को देके कोई माल बनवाते हैं, तो उस माल को बनवाने पे हमको जो चार्जेस देने होते हैं, उन चार्जेस पे हमको जीएसटी पे करना होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जनरली उसमें 5% टैक्स था। मतलब कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपनी गुड्स को देख के अगर कोई दूसरी चीज कुछ नया मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, तो उसमें 5% टैक्स था। लेकिन 1 अक्टूबर 2021 से उन केसेस में जहां पे कि अल्कोहलिक लिकर बन रहा है,
कंट्री लिखकर जहां पे बन रहा है या इंडिया में IMFL बन रहा है, उसको कन्वर्जन के जो चार्जेस हम दे रहे हैं वो चार्जेस बढ़ा के उस पर टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया। पहले ये टैक्स 5% था, 1 अक्टूबर 2021 से ये टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया। सिमिलरली प्रिंटिंग सर्विसेज, जो प्रिंटर्स की सर्विसेज थी अलग अलग की कॉपी पे किताब की कोई प्रिंटिंग करा रहे हैं, बुक्स की कोई प्रिंटिंग करा रहे हैं, उन प्रिंटिंग में अलग अलग रेट्स थे, कहीं पर 5% टैक्स, 12% टैक्स भी था, 18% टैक्स भी था। उन सब रेट्स को मर्ज करके एक अक्टूबर 2021 से वो 18% कर दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत बड़े चेंजेस आए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के केसेस में। कुछ कंसेशंस थे, वो कंसेशंस थे विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्टर्स। एक कंसेशन था कि जो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, मतलब जो सेवाएं म्युनिसिपैलिटी को देनी होती है, वो सेवाएं या पंचायत को जो सेवाएं देनी होती है, वो सेवाएं अगर किसी को आउटसोर्स करती है तो वो सेवाएं अगर गवर्नमेंट को दी हैं, गवर्नमेंट एंटिटी को दी हैं, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दी हैं, तो उन सब पर टैक्स एग्जेम्पशन था, निल था टैक्स। लेकिन अब इस लिस्ट में से गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी इसको डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब प्योर सर्विसेज जो म्युनिसिपैलिटी की लिस्ट में आती हैं, आर्टिकल 243W और 243G में जो सर्विसेज आती हैं, उन सर्विसेज पर जो एग्जेम्पशन था गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को देने के लिए, वो एग्जेम्पशन 1 जनवरी 2022 से खत्म हो गया। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो चेंजेस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बड़े हैं। अभी आपको और क्लियर होगा कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आते। जितने भी पावर कॉर्पोरेशंस हैं वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आते, वो गवर्नमेंट नहीं है। यूपी राज्य के निर्माण निगम है, वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आता। गवर्नमेंटल तो ये सारे जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आते हैं, चाहे वो यूपी राज्य के निर्माण निगम हो, चाहे BDO हो, चाहे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, इन सब को दी गई सेवाओं पर जो पहले कंसेशनल रेट था या एग्जेम्पशन था, वो विड्रॉ हो रहा है बस कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में। अब जैसे इन के लिए हम जो भी सिविल सर्विसेज देते थे, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देते थे, वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हम बरेली में है तो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें रेट ऑफ टैक्स 12% देना होता था। LDA के थ्रू कर रहे हैं उसमें 12% देना है। पावर कॉर्पोरेशन का कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें 12% टैक्स देना था। अब ये सब 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 से ये सारे टैक्स अब बढ़ के 18% हो गए। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो ये समझते थे कि हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के काम पे हमें कंसेशनल रेट 12% देना है, वो रेट अब बढ़ के 18% हो गया 1 जनवरी 2022 से। ये ध्यान देने की बात है कि अगर हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो उस पर टैक्स 12% है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए किया जाने वाला काम बहुत लिमिटेड होता है। जैसे अगर हम PWD के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो गवर्नमेंट का एक पार्ट है। अगर हम सरकार से कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो उस पर कंसेशनल रेट मिलेगा, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू कोई काम कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, तो उन सब पे हमको हायर रेट 18% टैक्स देना होगा। एक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट अजीब सा चेंज है, वो है ऑटो रिक्शा। जितनी भी टैक्सीज ऑपरेटेड होती थी, जो एयर कंडीशन टैक्सीज थी, उन सब पर GST पड़ रहा था, उनको 5% टैक्स देना होता था। और अगर हम में से बहुत सारे लोगों ने ओला और उबर की सर्विसेज को अवेल किया होगा तो उसमें एयर कंडीशन टैक्सीज पर टैक्स होता था। ओला उबर क्या है? ये सब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हमने कोई भी सर्विस अवेल करी है तो उस पर हमें 5% टैक्स देना होता था। बट ये टैक्स
ऑटो रिक्शा पे नहीं था। अब एक्ट में इस तरीके से अमेंडमेंट किया गया है कि 1 जनवरी 2022 से अगर ऑटो रिक्शा की सर्विस या नॉन एयर कंडीशन टैक्सीज की सर्विसेज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी, मतलब ओला के थ्रू होगी या उबर के थ्रू होगी या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी, तो उस केस में हमको 5% टैक्स देना होगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट सर्विस, अगर रेस्टोरेंट सर्विस पे 5% टैक्स है, लेकिन यही रेस्टोरेंट अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आ रहा है, कोई रेस्टोरेंट सर्विस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, जैसे आपने पेपर्स में पढ़ा होगा कि अगर स्विगी के थ्रू कोई सप्लाईज हो रही हैं, तो उसमें वो 5% टैक्स रेस्टोरेंट की जगह स्विगी वाले को कलेक्ट करना है और पे करना है। तो अब एक तो क्या हुआ कि जो स्विगी के अपने चार्जेस हैं, वो चार्जेस भी उसमें ऐड हो गए और टैक्स का रेट अब इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वालों को देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ चेंजेस हुए थे टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल में बहुत सारे चेंजेस थे और सबको फ्लैट रेट 12% में कर दिया था। जो एक्टिविटीज 5% में थी उनको भी बढ़ा के 12% कर दिया था, और जो एक्टिविटीज जैसे यार्न की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे 18% टैक्स था, उसको घटा के 12% कर दिया था। सबको एक कॉमन रेट 12% कर दिया था। लेकिन क्योंकि उसमें इसके पीछे करने के पीछे एक रीजन ये था कि ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर था, कुछ लोगों का आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा था और उनको दिक्कत ये थी कि व्यापार में पैसा, वर्किंग कैपिटल हेल्ड अप हो रही है। तो इन सब को ठीक करने के लिए 12% फ्लैट रेट कर दिया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इफेक्ट आया वो आया उन गारमेंट्स पे जिनकी वैल्यू 1000 से कम थी। तो कंज्यूमर को अब टैक्स 5% की जगह 12% पड़ने वाला था। या कपड़े पे, कपड़ा जो कि कॉमन मैन खरीदता है उस पर टैक्स जो अभी तक 5% था वो 12% होना था। तो जब उसका बहुत रेजिस्टेंस हुआ तो जो नोटिफिकेशन पहले इशू किया था, उस नोटिफिकेशन को सरकार ने 31 दिसंबर को विड्रॉ कर लिया और अब कपड़े या टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस पुराने थे, मतलब जिसपे 5% था वो 5% रहेगा, जिसपे 12% था वो 12% रहेगा, और जिसपे 18% था वो 18% रहेगा। जो जैसा चल रहा था, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर जैसा था, वो वैसा ही चलता रहेगा और उस पर टैक्स रेट सेम रहेगा। लेकिन तो फुटवियर में भी दो रेट्स थे। एक वो फुटवियर था जिसकी की वैल्यू 1000 रुपए से कम थी, उस पर टैक्स रेट 5% था, और दूसरा फुटवियर वो जिसकी वैल्यू 1000 से ऊपर थी, तो 1000 से ऊपर वाले पे 12% टैक्स था। इसमें भी सेम प्रोविजन किया कि 1 जनवरी 2022 से सारे ही फुटवियर पे 12% टैक्स कर दिया। अब वो अमेंडमेंट इफेक्टिव है, उस अमेंडमेंट को विड्रॉ नहीं किया गया और सब पर 12% टैक्स 1 जनवरी 2022 से लग गया। फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन जो मेरे पास में कई बार आता है वो ये है कि जिन्होंने पुराना माल खरीदा हुआ है, 5% टैक्स पे दे करके खरीदा है, आज उनको नए उसमें क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी नई सप्लाई होगी, जो भी नई सेल होगी, उन सारी नई सेल पे अब 12% टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटी के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जैसे कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कोई ब्रिज है, कोई कैनाल है, कोई डैम है, पाइपलाइंस है, कॉन्ड्यूट्स है, सिविल स्ट्रक्चर कोई भी कंस्ट्रक्शन का है, वो चाहे कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, इन सारे कंस्ट्रक्शंस पे टैक्स रेट जो पहले 12% था वो 1 जनवरी 2022 से 18% हो गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है फ्रेंड्स कि क्योंकि इन सारी सर्विसेज पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस है, और इन सारी सर्विसेज पे पहले रेट ऑफ टैक्स 12% था, जो अब बढ़ के 18% हो गया। तो जितने भी ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, चाहे हम अवेल कर रहे हैं, चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट्स रेंडर कर रहे हैं, उन सारे ही केसेस में हमको अब ये
एक प्लानिंग करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए कि 31 दिसंबर तक जितना भी हमने काम किया है उस सारे काम का एज ऑन 31 दिसंबर हम अपना बिल बना दें और 31 दिसंबर को उसका बिल बना के उस पर 12% टैक्स चार्ज कर लें, जिससे कि सरकार के साथ में, अधिकारियों के साथ में ये डिस्प्यूट ना अराइज हो कि अब हमारे ऊपर टैक्स कितना वो होगा, कितना टैक्स पड़ेगा। फ्रेंड्स, पिछले दिनों में आपने कई बार सुना होगा कि फेक इनवॉइसेस का मैटर चला, लोगों को, व्यापारियों को अरेस्ट किया गया कि इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर की चोरी कर ली, इस तरीके के एलिगेशंस लगे। तो इन सब में लगातार होता ये था कि लोग जीएसटी, जो लोग अपने टैक्स इनवॉइस इशू कर देते थे पर उसका टैक्स नहीं जमा करते थे। टैक्स जमा करने का माध्यम क्या था? जीएसटीआर 1 और 3B, और जिससे सरकार की नोटिस में ना आए इसलिए लोग जीएसटीआर 1 को या तो फाइल नहीं करते थे, और फाइल कर दिया तो उसका टैक्स नहीं जमा किया, जीएसटीआर 3B में को नहीं फाइल किया। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए 1 जनवरी 2022 से एक और अमेंडमेंट किया, और वो अमेंडमेंट ये है कि अब जीएसटीआर 3B हर मंथ फाइल करना जरूरी है। अगर किसी ने पिछले मंथ का जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया है तो वो अगले मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। मतलब किसी भी महीने का जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले उसको पिछले महीने का जीएसटीआर 3B फाइल करना अनिवार्य होगा। ये अमेंडमेंट 1 जनवरी 2022 से आया। इससे पहले तक ये था कि 2 महीने का जीएसटीआर 1 अगर फाइल किया हुआ है 2 महीने तक जीएसटीआर 3B लेट फाइल कर सकते थे, लेकिन अब ये कंडीशन कर दी कि जीएसटीआर 3B अगला फाइल करने से पहले, जीएसटीआर 1 अगला फाइल करने से पहले जीएसटीआर 3B पिछला फाइल होना जरूरी है। इसमें फ्रेंड्स एक बात यह है कि कुछ लोगों को जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करना होता है, या उनको मंथली आईएफएफ फैसिलिटी है, उनको जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करना है। तो ऐसे केसेस में 1 क्वार्टर तक, 3 महीने तक वो अपनी आईएफएफ फाइल कर सकते हैं और टैक्स जमा कर सकते हैं, लेकिन उनका 3B जब अगली बार 1 क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा तब उनको फाइल करना मैंडेटरी होगा, और जब पिछले क्वार्टर का वो 3B फाइल कर लेंगे तभी अगले मंथ का या अगले क्वार्टर का वो अपना आईएफएफ या जीएसटीआर 3B आईएफएफ फाइल कर पाएंगे। फाइल कर देंगे तभी उनको जीएसटीआर 3B फाइल करने का मौका मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। इसके अलावा जो मैं बात आईटीसी की कर रहा था उसमें एक बात ये रह गई थी कि जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करना है स्मॉल एसएससीज को, जो 5 करोड़ से नीचे वाले एसएससीज है उनको क्वार्टरली फाइल करना है। तो व्यापारी को जो जीएसटीआर 2B बेस्ड है, वो जीएसटीआर 2B में उन सबको जो छोटे व्यापारियों से खरीद करेंगे, जो एमएसएमई सेक्टर से खरीद करेंगे, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनको इस तरीके की दिक्कत आ सकती है कि अगर जीएसटीआर 1 तो उनको क्वार्टरली फाइल करना है और सेलर को जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करना है, तो ऐसे केस में आईटीसी मिलने में दिक्कत आ सकती है। हम बिजनेस क्लास का, हम इंडस्ट्रियलिस्ट का ये रोल होगा कि हम अपने सप्लायर को ये कहें कि ठीक है, तुमको जीएसटीआर 1 तो क्वार्टरली फाइल करना है, लेकिन तुम्हारे पास में इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी है, और इस इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी के माध्यम से तुम हर मंथ अपनी डिक्लेरेशन दो, जिससे कि हमको आईटीसी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वार्ता में जैसा कि अध्यक्ष जी से और जनरल सेक्रेटरी साहब से डिस्कस हुआ था कि मैं 35 से 40 मिनट ही बोलूंगा, तो वो आज की इस वार्ता में मैं इतना ही अपना कहना चाहता हूं। और मेरे पास में एक मेरे मित्र अशोक गोयल जी की क्वेरी आई हुई है। उनका पूछना है कि नोएडा अथॉरिटी जो लीज रेंट है, उस लीज रेंट पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स मांग रही है, तो क्या ये उचित है? और अगर इस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे होता है तो क्या इसको आईटीसी से पे किया जा सकता है?
अशोक जी, आपकी यही क्वेरी है? आप अभी तो मैंने देखा था आप थे ऑनलाइन। अशोक जी मेरे ख्याल से भाई साहब अभी नहीं है। नहीं है? अच्छा, हाँ जी। नहीं कपिल जी अशोक, बताना चाहूंगा कि ये अशोक जी इतिहास अध्यक्ष जी पहली नहीं, अशोक एक गोयल जी। सेकंड, नहीं गोयल नहीं जी। मैं समझ रहा हूँ। ये पहली बार इतिहास में है कि लगभग 200 लोग पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हुए हैं इस समय। जी जी और जी। ये इससे पहले इतनी सक्सेस वेबिनार कभी हमारे यहाँ नहीं हुई है। इसके लिए हम सभी लोग आपको बधाई भी देना चाहेंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे सभी सर मेंबर सर को। सर ये इसलिए तो मैंने मेरा बीच में रोक के आपको प्लेजर है। बात कहा कि ये पहला चांस है कि एक बार हो सकता है कि 200 कभी हुए हो तो मुझे जानकारी नहीं है, हाँ जी, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ पहले इतिहास में कि 200 लोग जुड़ गए हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बधाई। आप अपनी बात आगे जारी रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। ये नोएडा में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अशोक गोयल जी है, उनकी क्वेरी थी कि क्या जो जीएस क्या नोएडा अथॉरिटी जो उस पे रेंट पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स मांग रही है वो सही है? देखिए, नोएडा अथॉरिटी, जैसा मैंने कहा कि ये कोई भी एक अथॉरिटी है और ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है। रेंट पे रिवर्स चार्ज का प्रोविजन तभी है जब वो बिल्डिंग गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो या लोकल अथॉरिटी की हो। कोई सरकारी बिल्डिंग अगर है तो, कोई भी लैंड ऐसी है। नोएडा अथॉरिटी क्योंकि गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये लोकल अथॉरिटी नहीं है, तो इस केसेस में जो नॉर्मल लीज रेंट है वो लीज रेंट पे रिवर्स चार्ज नहीं पे होगा। लेकिन ये प्रोविजन बिल्डर्स के केस में अप्लाई नहीं करता। बिल्डर्स के केस में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स 30 साल या उससे ज्यादा के पीरियड के लिए लिए गए हैं, उसमें जहां पे प्रीमियम दी जाती है, उसमें बिल्डर को रिवर्स चार्ज बेसिस पे रेंट पर टैक्स पे करना है। मेरे पास राइटिंग में और कोई क्वेरीज नहीं आई है, और अब मेरी रिक्वेस्ट पूरे हाउस से है कि आपकी जो भी क्वेरीज हों आज के टॉपिक से संबंधित या जीएसटी से संबंधित कोई भी और, तो आप अपने को अनम्यूट करके हैंड्स रेज करें। हाँ जी, कपिल भाई साहब धन्यवाद। मैं जी समझता हूँ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने उसमें रिएक्शन में जाके हैंड रेज कर दें, जिससे स्टेप बाय स्टेप हम अनम्यूट करते रहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट कर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको कपिल जी के समक्ष उनका जवाब मिल पाएगा। मैं सबसे पहले रतन शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। रतन शर्मा जी। अनुपम देवा वाराणसी से है, भाई साहब आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। अनुपम जी, अनम्यूट करिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं एक बार हाँ जी, अब अनम्यूट हुआ, उधर से होस्ट ने अनम्यूट नहीं किया था मुझे। हेलो, अनम्यूट पे है ना? अनम्यूट पे है। बोलिए बोलिए बोलिए, अनुपम जी आवाज आ रही अनम्यूट कर है लीजिए, आपकी? बोल रहा है। हाँ तो ये म्यूट वाला दबा दो। हाँ जी, कैन आई आस्क माय आवाज आ क्वेश्चन? रही है। जी बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर सच अ नाइस डिस्कशन। मेरा सवाल ये है, जैसे GSTR 2A और इसमें जो डिस्क्रिपेंसी अगर GSTR 1 में हमारे सप्लायर ने नहीं अपलोड किया है, आई हैव रिसीव्ड द गुड्स और हम उसको परचेज में डिक्लेयर कर दें और उसको अनयूटिलाइज रखें, या हम परचेज में ना दिखाएं, कैसे होगा? सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि सपोज हमारे सप्लायर ने मंथ एंड में सप्लाई किया है, हमने रिसीव नहीं किया है मटेरियल, तो हम जब से रिसीव नहीं किए, एज पर एक्ट आई कैन नॉट टेक ITC ऑफ दैट। सो उसको हम नेक्स्ट मंथ में लेंगे तो क्या उसमें कोई इश्यूज तो नहीं आएंगे? बिकॉज देन आई विल बी एक्सीडिंग द GSTR 2B ITC। बहुत तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके अनुपम जी। जी जो आपका पहला क्वेश्चन है कि अगर GSTR 2A में नहीं दिख रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बात आप पुराने पीरियड की कह रहे हैं कि जी जिसमें दिसंबर तक अगर ऐसा है कि GSTR 2A में नहीं दिख रहा है लेकिन आपके पास में गुड्स आ गई है और जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप उसका ITC अपने GSTR 3B के थ्रू ले लीजिए, क्योंकि दिसंबर तक 5% का एक वेरिएशन क्लॉज अवेलेबल था। जनवरी ऑनवर्ड आप वो ITC नहीं ले सकते हैं। आप
पेंडिंग रखिए, टीबी में ये आईटीसी अपना मत लीजिए और अपने सप्लायर को परस्यू करिए कि अगले रिटर्न में उसको अपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करें, जिससे कि आपके उसमें दिखे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटीआर 1 फाइलिंग में उसने कोई गलती कर दी है, आपके जीएसटीएन डालने की जगह किसी और का जीएसटीएन डाल दिया या नाम गलत डाल दिया, तो भी बहुत बार नहीं दिख पाता है। उसके लिए उससे बोलिए कि वो उसका अमेंडमेंट डाले जीएसटीआर 1 में सप्लीमेंट सब्सिक्वेंट मंथ में, तब आपका आईटीसी दिखने लगेगा और अब तक आईटीसी ले लीजिएगा। अब सर आपने बट दिसंबर, यू मीन रिटर्न फॉर दिसंबर ना, जो जनवरी में जाएगा? जी हाँ, दिसंबर का रिटर्न जो जनवरी में जाएगा उसमें आप इररिस्पेक्टिव ऑफ 2A पूरा ले लीजिए, लेकिन जनवरी रिटर्न ऑनवर्ड, मतलब जनवरी का जो फरवरी में जाएगा उसके ऑनवर्ड आप केवल वही लीजिए, उसे एक्सटेंड तक लीजिए जो 2B में दिख रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 31 जनवरी को माल चला और आपके पास में 5 फरवरी को पहुंचा, तो ऐसे में हम क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि गुड्स आप पे आई ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें जीएसटीआर 2B में दिख रहा है, लेकिन आपको आईटीसी नहीं लेना चाहिए। आईटीसी आप फरवरी मंथ के उसमें लें, और अगर डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आती है तो हम उसका जवाब देंगे कि भाई हमारे पास माल नहीं आया था इसलिए हमने जनवरी में नहीं लिया, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे 2B में दिख रहा है, इसलिए कहीं भी कोई गलती नहीं। थैंक यू अनुपम जी। एक सेकंड मैं बताना चाहूंगा अनुपम देवा के बारे में। अभी गोरखपुर में बड़ा अच्छा कॉन्क्लेव हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आए थे और आईए की तरफ से इन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसका कि हमें वहां से अप्रिसिएशन भी लेटर मिला है आपके टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी। तो मैं अनुपम देवा जी को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा, इस इन्होंने अच्छा कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया आपने रिप्रेजेंट करने का आईआईए का। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। मैं रतन जी मेरे ख्याल से अनम्यूट कर चुके हैं अपने आप को। रतन जी आपका प्रश्न कपिल जी से पूछ सकते हैं आप। रतन जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। कपिल जी प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, अभी हम एक इंडस्ट्री का निर्माण कर रहे हैं एक वेयर हाउसिंग के लिए, जिसमें हमारे निर्माण में सर हमने बहुत जीएसटी पेड की है, लगभग करीब इसमें 30 लाख रुपए जीएसटी हमारा कट रहा है, जा रहा है हमसे। तो सर इसका हमें इनपुट मिलेगा क्या? आपने क्या गोडाउन बनाया है? हाँ सर, इंडस्ट्री के लिए बनाया है सर मैंने अपनी इंडस्ट्री के लिए वेयर हाउस बना रहे हैं? जी सर। अच्छा, वो वेयर हाउस में क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे या क्या वो है? हाँ सर, स्टोरेज करेंगे सर इसको। और ये वेयर हाउस सिविल स्ट्रक्चर है या स्टील स्ट्रक्चर है? सर प्रीफैब है, स्टील स्ट्रक्चर और सिविल वर्क दोनों है सर इसमें। दोनों है। देखिए रतन जी, जीएसटी लॉ ने सिविल स्ट्रक्चर के आईटीसी को बार किया है और प्लांट एंड मशीनरी को अलाउ किया है। हमारा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो भी गोडाउन्स हैं, जो वेयर हाउसेस हैं, गोडाउन्स हैं, ये सिविल स्ट्रक्चर फैक्ट्री शेड वगैरह नहीं है, ये एक प्लांट एंड मशीनरी ही है। गोडाउन पुराने वाले लॉ में जो सर्विस टैक्स लॉ था या सेंट्रल क्रेडिट लॉ था, उसमें गोडाउन्स के आईटीसी का क्रेडिट मिलता था। तो आपके लिए सजेशन ये है कि नंबर 1, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस गोडाउन को बिल्डिंग में कैपिटलाइज ना करें, इस गोडाउन को प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज करें। अच्छी ये संभावना है कि डिपार्टमेंट आपकी इस बात को नहीं मानेगा, लेकिन अपील में, लिटिगेशन में आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीएसटी नया लॉ है, अभी ये टेस्ट नहीं हुआ है कि इस तरीके के गोडाउन्स में क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा। और दूसरा, आप जब इसका क्रेडिट ले तो एक डिसीजन नोट करें, उड़ीसा हाई कोर्ट का एक है सफारी रिट्रीट का डिसीजन, सफारी रिट्रीट। इसमें रिजॉर्ट के कंस्ट्रक्शन पे आईटीसी अलाउ किया था उड़ीसा हाई कोर्ट ने। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो भी व्यू लेगा, वो अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है तो आपका केस और स्ट्रांग हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं भी अलाउ करता है तो क्योंकि गोडाउन प्लांट एंड मशीनरी में मानेंगे, वो सिविल स्ट्रक्चर नहीं होगा, स्टोरेज टैंक टाइप कुछ हुआ, तो उसमें फिर भी आईटीसी मिलने की आपको संभावना है। जी सर।
ओके, थैंक यू सर। मैं बिमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर, एम आई ऑडिबल? यस Yes. सर, यस सर। हाँ कपिल जी, मेरा एक क्वेरी थी जी कि जैसे हमने अगर मेरे 2B में कोई हमारी सप्लाईज का वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और हम उसको परसू करके अगर सब्सिक्वेंट मंथ में हम ये करवा लेते हैं तो हम अगले महीने में उसका क्रेडिट ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। केवल कंडीशन ये है कि अगले साल के सितंबर तक ये हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। दूसरा ये था कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो कि यूपीएसआईडीसी का है, उस पे उन्होंने लीज रेंट पे जीएसटी हमसे चार्ज करी है, जी तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ, वो चार्ज कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए और आपको आईटीसी मिलेगा। हमें आईटीसी मिलेगा उसका। जी थैंक यू सर। हमारे बीच में हमारे पास्ट प्रेसिडेंट रामजी सुनेजा जी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न कपिल जी से पूछ सकते हैं। आदरणीय कपिल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। एक क्वेश्चन और एक सलाह। जी क्वेश्चन ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट पे टैक्स दे दिया तो उस पे दोबारा जीएसटी नहीं लगेगा। जी मान लिया आज मैंने एक फर्म बनाई और अप्लाई किया, आज की डेट की मेरी वैलिडिटी आ गई, वो प्रोसेस में है, 4 दिन बाद मैंने उस पे ई-वे बिल से माल मंगा लिया और टैक्स लग गया, दोबारा मंगाया, तिबारा मंगाया, इन बिटवीन वो जो क्वारी लग के वो डिक्लाइन हो गया, मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया, दोबारा अप्लाई किया तो वो एक्सेप्ट हो गया और फर्म को जीएसटी नंबर मिल गया। अब जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना यह है कि जो पहले माल आपने ले लिया, जब आपने पहले अप्लाई किया, डेट ऑफ वैलिडिटी आपकी तब की है जब आपने सेकंड बार अप्लाई किया, तो पहले वाले पे दोबारा टैक्स लगेगा या टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सुनीता जी, ये आपका जो कार्य हुआ ये 1 महीने के अंदर हो गया? पहला और दूसरे में कितना टाइम का अंतर है? 1 महीने का 15 दिन के अंदर हो गया। हाँ, तो उसमें प्रोविजन है कि 1 महीने के अंदर अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है तो पिछले 1 महीने के अंदर जो भी कुछ गुड्स हमारे पास में आई है उनका आईटीसी मिल जाएगा। वेरी राइट। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आज आपसे बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ बात करनी, तो आप अवेलेबल रहते हैं या नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अच्छा, तीसरी बात ये है मैं तो आपके अध्यक्ष का नुमाइंदा हूँ। जहाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तीसरी बात ये है अध्यक्ष जी, हम आईएई के साथियों, इस समय 200 कुछ जो आईएई के मेंबर के ऑफिस बेरर हैं, जितने लोग अटेंड कर रहे हैं इस समय, तो आईएई इतनी मजबूत संस्था है कि ये जो आपने अभी बातें बताई शक्ति 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 की, इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के अंदर जीएसटी वाले व्यापारियों से मिलकर खुद चोरी करवा रहे हैं, और उस चोरी को अब धन इतना ज्यादा है, उसको ठीक करने के लिए, नेलीफाई करने के लिए सड़कों पे आके फैक्ट्री वालों को माल पकड़ के उसको खाते को पूरा करते हैं। तो मेरा इसके माध्यम से, आज की इससे माध्यम से है, हमारे अध्यक्ष जी कृपया आप अधिकारियों का आज एक प्रेस विज्ञप्ति दे दें या अपने आज ही डिक्लेयर कर दें कि हमारे हर शहर में जो जीएसटी के अधिकारी है, करप्ट अधिकारियों की लिस्ट बनाकर सरकार को देंगे, और अगर आईएई ने ऐसा कर दिया तो ये कम से कम हमारी ओर से तो मुंह दूसरी तरफ कर ही लेंगे कि आईएई एक ट्रस्ट वर्दी और एक्सेप्टेड संस्था है आज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। धन्यवाद। मैं भाई साहब आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, 10 मार्च को मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। इस बीच में तो इनका तांडव और ज्यादा बढ़ेगा और इनकी सुनवाई कहीं पर भी होगी नहीं। हम लोगों को खुद ही मजबूत होकर सड़क पर आना पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सुन नहीं पाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी इन लोगों का, क्योंकि ये इस समय थोड़ी देर पहले से निरंकुश हो चुके हैं और ये 10 मार्च तक इनका कोई कुछ कर भी नहीं पाए। फिर भी हम आपकी बात को संज्ञान लेंगे और आगे इस पर चर्चा करेंगे, सब जगह सारे चैप्टर में लिख के भी भेजेंगे इस बात के लिए कि अपने आगे भ्रष्ट मतकारियों की लिस्ट बना के भेजें। धन्यवाद। हेलो जी जी भाई हेलो साहब। हाँ जी, हमारे सर, बीच मेरा नाम संजय माथुर है। संजय जी एक सेकंड प्लीज। हमारे बीच में हमारे पास्ट प्रेसिडेंट प्रमोद मिगलानी जी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं वैसे। धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले तो सुनील भाई साहब, नमस्कार कपिल वैद्य जी को बहुत बहुत मैं ये कहूंगा कि आपने इतना अपना कीमती समय जो हम लोगों के लिए दिया है, और वाकई में जैसा कि अशोक अग्रवाल जी ने बताया
इतने बड़ी संख्या में पहले कभी कोई वेबिनार नहीं हुई है, कोई वीसी नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कपिल वैद जी को। बधाई तो अध्यक्ष जी को है। नहीं, देखिए वो बधाई ठीक है, वो उसमें सब आयोजन करने में अध्यक्ष जी का हाथ है, लेकिन इतना बढ़िया सेमिनार है कि जिसके लोग आप सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कब कपिल वैद जी आएंगे और हमें बहुमूल्य ये जानकारी देंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन कपिल जी ये है कि क्या हम लोग जैसे अपना कोई मटेरियल भेजते हैं तो उसमें पैकिंग मटेरियल का भी वेट इंक्लूड होता है, और जो हम इनवॉइसिंग करते हैं अपने नेट वेट के ऊपर करते हैं, नेट वेट के हिसाब से उसमें नेट वेट लिखा जाता है और उसी के हिसाब से हमने पर केजी या पर टन के हिसाब से उसकी हम वैल्यूएशन जो है इनवॉइस के ऊपर जो है दिखा देते हैं। तो क्या ऐसे में अधिकारी कोई रास्ते में मोबाइल स्क्वाड जो है इसको रोकने का राइट रखता है कि आपका जो है जो नेट वेट से जो है एक्चुअल वेट जो है ज्यादा है? आपके इनवॉइस में नेट वेट लिखा होता होगा। जी बिल्कुल, नेट वेट लिखा होता है। तो ये ध्यान रखें कि नेट वेट उसमें वर्ड जरूर लिखें, और अगर कभी भी कोई भी ये इशू आए, देखिए रास्ते के में अधिकारी लोग क्या ढींगा मुश्ती करते हैं उसको तो पकड़ पाना जरा मुश्किल है, लेकिन जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो ये बात जरूर कहें कि हमने ये नेट वेट लिखा हुआ है, जिस आइटम को सेल कर रहे हैं उस आइटम की क्वांटिटी लिखी हुई है। और ऐसे ही हमारी कुछ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की रिक्वायरमेंट भी है, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट है उसकी भी यही रिक्वायरमेंट है कि हमको नेट कंटेंट लिखना है। ये केवल ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं जो अपने भाड़ा चार्ज करने के पर्पस के लिए ग्रॉस वेट लिखती हैं कि भाड़ा, क्योंकि उनको ग्रॉस वेट पे मिलता है। अगर कंटेनर है तो कंटेनर का वेट उसमें ऐड हो जाता है, पैकिंग मटेरियल है गत्ता है उसका वेट ऐड हो जाता है। लेकिन सो फार एज सप्लाई इज कंसर्न, सप्लाई में तो हम वो उसके अंदर का माल ही बेच रहे हैं, हमको गत्ता तो बेच नहीं रहे हैं, गत्ता तो उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इनवॉइस पे नेट वेट वर्ड जरूर लिखें अगर सब्सटेंशियल कोई डिफरेंस है, और कोई इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्या उसके लिए हमें ग्रोस वेट भी साथ में लिखना होगा या सिर्फ नेट वेट लिखने से काम चल सकता है? नेट वेट लिखना काफी है, लेकिन अगर आपके लिए संभव है तो ग्रॉस वेट भी लिख दीजिए। संभव नहीं है क्योंकि वैसे तो नंबर ऑफ उसमें नंबर्स में जो हमारी जो बिलिंग थी और रेट भी जो नंबर्स में लिखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसके साथ साथ उसमें नेट वेट का भी उसमें प्रोविजन था और नेट वेट लिखा हुआ था। उसके बावजूद भी मात्र जो है 300 किलो टोटल माल में वेट ज्यादा था, जो कि पैकिंग मटेरियल का वेट था। उसके ऊपर भी अधिकारी ने गाड़ी जो है उसको जो रोक ली और पूरा दिन भर रोक के रखा। मैं शामली चैप्टर वाले के अनुज जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने प्रयास से या फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बातचीत करके वो गाड़ी जो छुड़वा दी। लेकिन अननेसेसरी जो मोबाइल स्क्वाड वाले छोटी छोटी बातों पर जो है माल को रोकते हैं, हमें व्यापारियों को हरास किया जाता है। मेरा सिर्फ यही जानकारी आपसे लेना था, क्या इस तरह का प्रोविजन है या नहीं है, या हम उसी हिसाब से एडिशनल साहब से बात करें। ये छोटी छोटी बातों पर माल को रोकना और बेवजह परेशान करना ये उचित नहीं है। नहीं, कोई भी मतलब ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, और इस तरीके की शिकायतें पूरे प्रदेश से आती रहती हैं कि ये जो मोबाइल स्क्वाड वाले हैं ये अपना कोटा पूरा करने के लिए कुछ भी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि डॉटिंग ऑफ आईज और कटिंग ऑफ टीज, ऐसी कोई गलतियों के लिए बस वो निकाल लेते हैं और उसमें पूरा पूरा टैक्स और पेनल्टी चार्ज करते हैं, बहुत हरेसमेंट करते हैं। जी, अभी आपके एक संबोधन में मैंने शायद लेट ज्वाइन किया था, मैं पूरा या तो समझ नहीं पाया। आपने कहा था कि जो फुटवियर का, जैसे आपने कहा कि जो 31 दिसंबर का स्टॉक है उसके ऊपर आप 12% टैक्स पे करके इनवॉइस जारी कर दे, कुछ ऐसी बात आपने कही थी या कुछ? मैंने ये कहा था कि जो 31 दिसंबर का स्टॉक है उस पर भी अब 12% टैक्स देना होगा। अगर वो 1000 से कम का है तब भी 12% टैक्स देना होगा, उसमें 5% टैक्स अब नहीं दे पाएंगे। भले ही परचेज 5% पे किया हो, लेकिन अब 12% टैक्स देना होगा। तो लेकिन जब सेल के टाइम ही देंगे ना, उससे पहले तो हमें कोई आज की डेट में तो कोई इनवॉइस जनरेट नहीं करना ना, नहीं, सप्लाई पे ही करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माय प्लेजर सर। मैं अब सुमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अनम्यूट कर लें, और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जिनके गैलेक्सी या वीवो है वो अगर नाम लिख दे तो मुझे आसानी रहेगी। सुमित जी। सर जी बताइए सुमित जी। सर मेरी क्वेरी ये है कि जो रिवर्स चार्ज का ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है जीएसटीआर 3B में, जिसमें हमें आरसीएम की लायबिलिटी देनी होती है, ज्यादातर ट्रांसपोर्टर के बिल होते हैं ऐसे, तो उसको हम जीएसटीआर 1 में कैसे शो करें? क्योंकि समटाइम वो बिल हमको बहुत लेट रिसीव होते हैं, इवन 10 तारीख के बाद रिसीव होते हैं, जीएसटीआर 1 की डेट में रिसीव नहीं हुए तो हम उसको जीएसटीआर 1 में शो नहीं कर पाएंगे। अब जीएसटीआर 3B में उसकी लायबिलिटी हमें दिख रही होगी, तो उसके लिए कन्वीनियंट तरीका ये है
सुमित जी कि GSTR 1 में आप सब्सिक्वेंट मंथ में डिक्लेयर कर दें, 3B में उसका टैक्स पे करके ITC ले लें। सर प्लीज रिपीट कर देंगे सर, थोड़ा समझ नहीं पाया। क्योंकि आपके पास में इनवॉइस की डिटेल्स नहीं है लेकिन आप भाड़ा पे कर चुके हैं, तो जी। ऐसे केसेस में आप GSTR 1 में डिक्लेयर अगले मंथ में कर दें ओके और 3B में उसको उसका टैक्स पे करके ITC ले लें। ओके सर, थैंक यू सर। जी, मैं मनीष कटारिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। कपिल जी, एक फुटवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि ये 1000 के नीचे जो 5% to 12% हुआ है ये तो क्लियर है, तो 1000 के ऊपर वाला जो है वो 18% एज इट इज है कि वो भी 12% हो गया है? नहीं, वो 18% एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं। अच्छा, और ये एक फॉलो ऑन क्वेश्चन है जो भाई साहब ने पहले इसके पहले पूछा था कि रिवर्स चार्ज में जो हमको टैक्स पे करना रहता है, तो उसके लिए GSTR 1 में तो हम लोग कोई एंट्री करते नहीं है, कोई डिक्लेरेशन, हम लोग तो सीधे 3B में वो टैक्स चार्ज करते हैं और ITC ले लेते हैं। बात तो सही है, लेकिन GSTR 1 में कॉलम है जिसमें कि रिवर्स चार्ज को डिक्लेयर, रिवर्स चार्ज के इनवॉइसेस को, सप्लाईज को हमें डिक्लेयर करना होता है। बात क्या है कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी हमको टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करना है उसका हमको एक इनवॉइस मंथ एंड पे काटना चाहिए। मतलब जितनी भी सप्लाईज हमको मिली है, सप्लाईज पे हमको GSTR, हमको एक इनवॉइस काटना होता है जिसके बेसिस पे हम रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं। प्रैक्टिस में मतलब आपके कुछ सॉफ्टवेयर जो बिजी हैं और टैली हैं, ये सॉफ्टवेयर उसका इनवॉइस बनाते भी हैं जब हम रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में लोग कर नहीं पाते। एक्चुअल लीगल प्रोविजन यही है कि उसका हमें इनवॉइस बना के और उसका GSTR 1 में डिक्लेरेशन करना चाहिए। हाँ, तो हम भी इनवॉइस अपने ऊपर रेज करते हैं, लेकिन एक बार मैंने ट्राई किया था GSTR 1 में, तो उसमें क्योंकि सप्लायर भी मैं ही हूँ और वो भी मैं ही हूँ। आपका अनम्यूट हो गया मनीष जी? म्यूट हो गया। आई एम सॉरी, म्यूट हो गया था। यस, आवाज आ रही है? मेरे यहाँ तो अनम्यूट है। अब आ रही है, प्लीज। हाँ, ये कह रहे थे कि हम भी वो इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस रेज करते हैं, तो उसमें जो जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर जहाँ पूछता है, तो वहां हम अपना अगर GST नंबर डालते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। मनीष जी, इस कॉन्फ्रेंस के बाद में आप मेरे को फोन कर लीजिएगा, मैं अपनी फाइलिंग टीम से आपकी बात करा दूंगा। दे विल एडवाइज यू कि कैसे करें। ठीक है, थैंक यू सर। शाम को या मंडे को कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी बात करा दूंगा अपनी फाइलिंग टीम से। जरूर, थैंक यू। Vivo 1906 अनम्यूट। अनिल नाम है उनका, 12बंकी से अनिल। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सबको प्रणाम, अजय सिंह बोल रहे हैं 12बंकी से। जी हाँ सर, मेरा सर कपिल सर से एक क्वेश्चन था। एक्चुअली हम जॉब वर्क करते हैं सर, एग्रो केमिकल का जॉब वर्क करते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है अनिल जी। हेलो सर, अजय बोल रहा हूँ सर, अजय। हाँ अजय जी, दोबारा पास से बोलिए प्लीज। हाँ सर, अजय जी दोबारा म्यूट हो गया है आपका, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, अनम्यूट कर दिया। अभी आवाज आ रही है सर? अब आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं कह रहा था कि एक्चुअली हम एक जॉब वर्क करते हैं एग्रो केमिकल का, तो उसमें कुछ GST का अमेंडमेंट हुआ है परसेंटेज का, उसके बारे में कुछ सर, उस समय मेरा जो वीडियो डाउन वो लो हो गया था नेटवर्क, सुन नहीं पाया था सर की बात। क्या बनाते हैं आप केमिकल में? एग्रो केमिकल सर, पेस्टिसाइड्स। देखिए, जनरल रेट तो मैन्युफैक्चरिंग के केसेस में 5% ही है। मतलब अगर आपका सप्लायर मतलब जो प्रिंसिपल है वो अगर रजिस्टर्ड है और आपसे जॉब वर्क करा रहे हैं, मतलब उसकी टर्नओवर अगर 40 लाख से ऊपर है और आपसे जॉब वर्क करा रहे हैं, तो जनरल रेट तो 5% है। लेकिन अगर उसमें कुछ डाउट हो, जैसे आप अगर पेस्टिसाइड बना रहे हैं या कुछ और स्पेसिफिक अगर कोई डाउट हो, तो मैं चेक कर लूंगा। आप मेरे को शाम को इस मतलब रेट्स सारे, यू विल अप्रिशिएट कि सारे रेट्स याद नहीं रह पाते, तो आप मेरे को एक बार फोन कर लेना और मैं आपको स्पेसिफिकली चेक करके बता दूंगा। ओके, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गैलेक्सी A12 भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
मीन सतीश जी सर। मैसूरी जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई साहब, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है गैलेक्सी जी। हाँ सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ बोलिए प्लीज सतीश जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, अभी आपने एक सवाल बीच में भी आया था कि अगर बिलिंग मान लो सपोज करिए 28 तारीख की है और माल रिसीव हुआ 5 तारीख को, तो आईटीसी उसका नहीं मिलेगा, आपने अभी ये कहा था। मेरा सोचना ये है कि हम 3B फाइल करेंगे 20 तारीख को, तो 3B जब आईटीसी लेंगे उससे पहले हमें गुड्स रिसीव हो गए तो हमें आईटीसी मिल जानी चाहिए, क्योंकि आईटीसी देने की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि हमको गुड्स मस्ट हैव बीन रिसीव्ड, तो गुड्स तो हमको मिल गए तो हमको आईटीसी मिल जानी चाहिए। अब देखिए सतीश जी, जी आप जो 3B फाइल करते हैं उसकी डेट 20 तारीख जरूर है, लेकिन उसमें आप पिछले मंथ की डिटेल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो आपको जो पोजीशन डिक्लेयर करनी है वो, अगर आप 20 फरवरी को रिटर्न फाइल कर रहे हैं या डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको 31 जनवरी की पोजीशन को डिक्लेयर करना है। तो क्योंकि 31 जनवरी तक वो गुड्स आपके पास में, आपकी फैक्ट्री में नहीं आए हैं, इसलिए उसकी आईटीसी आप अगले महीने में ले सकते हैं। 2B में भले ही वो जनवरी में दिख जाए, लेकिन आईटीसी आपको फरवरी में ही लेना चाहिए। सर एक सवाल और था मेरा, अभी गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया, चेंज किया, ये नोटिफिकेशन नंबर 39/21 तारीख का, उसमें गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन किया कि अधिकारी अभी अगर मेरे जीएसटी 1 और 3B के अंदर कोई मिसमैच होता है जी, और मेरी कोई गलती अगर हो गई, जीएसटी 1 के अंदर मैंने ज्यादा अमाउंट की एंट्री कर दी और 3B के अंदर मैंने कम टैक्स दिया जो सही है, तो भी अधिकारी बिना किसी नोटिस के मेरे प्रॉपर्टी को और बैंक अकाउंट को कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी ये जो 39/21 नोटिफिकेशन आप बता रहे हैं, जी, इसमें सेक्शन 75 में अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट की वजह से ये हुआ कि अगर जीएसटीआर 1 और 3B में कोई मिसमैच है तो ये माना जाएगा कि आपने उतना टैक्स शॉर्ट पे किया है और उसका वो डायरेक्ट रिकवरी कर सकते हैं, उसमें उनको शो कॉज देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि इस बात का बहुत ख्याल रखें कि 1 कम ना हो, 1 में जितना भी डिक्लेरेशन फाइल किया गया है उससे 3B कम ना हो। 1 में अगर एग्जेम्प्टेड सेल्स है तो 3B में भी एग्जेम्प्टेड सेल जरूर दिखाएं, जिससे कि कहीं भी डिपार्टमेंट को ये शंका न रहे कि ये टैक्स शॉर्ट पेड है। सर मेरा एक कहना ये था इस बारे में, कल रात को गवर्नमेंट ने एक जारी किया है, एक इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जारी किया है इसी विषय पर। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 7 जनवरी 2022 का जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने ये अभी इंस्ट्रक्शन दिए अपने अधिकारियों को कि कम से कम उनको एक नोटिस दे करके ही ये प्रॉपर्टी अरेस्ट करें या बैंक अकाउंट अरेस्ट करें। तो इस बारे में क्या कहना था आपका? ये इंस्ट्रक्शन है, नोटिफिकेशन नहीं है। देखिए, अगर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जारी हुआ कल, ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया कोई भी इंस्ट्रक्शन या सर्कुलर अधिकारियों पे बाइंडिंग होता है, तो हम लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं और उनसे ये कह सकते हैं कि भाई आप इसको फॉलो करिए, इस नियम को फॉलो करिए, सर जरा वो जीएसटी की मीटिंग चलेंगे उसको फॉलो करिए। हम मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये है कि बोर्ड सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज बट दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससीज। लेकिन क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस इसलिए उनपे हम लोग ये इंसिस्ट कर सकते हैं कि भाई आप इसको फॉलो करिए और हमको एक नोटिस आपको देना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर। मैं गैलेक्सी 1A12 अगर आप अनम्यूट कर सके तो प्लीज। अनम्यूट नहीं है आपका। मैं इतने मिस्टर एमए कमाल सर हो गया जी हो गया। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर मेरे 2 क्वेश्चन है सर। जी पहला तो ये है सर, अगर मान लीजिए मेरे जो सप्लायर हैं वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं
और मैं मंथली इनपुट लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 2A में जो होगा वही आप ले सकते हैं, तो फिर वो कैसे मैच करेगा? फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए 31 दिसंबर को चेन्नई से एक गाड़ी चली है, 31 दिसंबर को चेन्नई से गाड़ी चली है, वो मेरे को जनवरी में आई है सर, ठीक है। क्योंकि वो दिसंबर में उन्होंने बिल रेज कर दिया, तो उनके GSTR1 दिसंबर में मतलब जो जनवरी में फाइल करेंगे तभी दिख जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड सर ना सर? हाँ जी। तो सर वो, हाँ सर दिख जाएगा, तो मैं उसका इनपुट फिर फरवरी में ले सकता हूँ, तो फिर वो GSTR2 तो ये क्वेश्चन तो मेरा पहले कैसे मैच मेरा आपसे करेगा? अनुरोध है कि भाई ये जो लोग बार-बार क्वेश्चन पहले आ चुका है उसको सुने, समय बहुत कीमती है, ये क्वेश्चन आंसर पहले हो चुका है मेरे हिसाब से। हाँ जी, नहीं सर, दोनों वो हो ठीक चुके है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो 2A अगर मैच नहीं करता है, तब वो डिपार्टमेंट से नोटिस जारी हो जाता है कि आपका 2A में इतना था और आपने इतना लिया। वो थोड़ा इसलिए पूछना चाह रहा हूँ सर। देखिए भाई साहब, आप कानून के हिसाब से तब तक क्रेडिट नहीं ले सकते जब तक आपके पास में माल नहीं आया है। लेकिन अगर GSTR 2B में पहले दिख गया, मान लीजिए जनवरी के GSTR 2B में दिख गया और आपने फरवरी के अपने GSTR 3B में उसका ITC लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई नोटिस आएगा भी तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि ये ऑलरेडी 2B में दिख रहा है। इसलिए इस बात से चिंतित नहीं होइए। लेकिन अगर रिकॉर्ड पे आपके पास में वो अगले मंथ में आया है, तो पिछले मंथ में आप उसका ITC मत लीजिए। आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या था, जरा मैं फिर से बता दीजिए, भूल गया। का सर डिफरेंस। वो जो हमारे सप्लायर है ना, छोटे छोटे, जैसे हाँ ठीक मतलब है, उसमें सब ध्यान आ गया। उसमें आप अपने सप्लायर को ये इंसिस्ट करिए कि उनको रिटर्न क्वार्टरली जरूर डालना है, उनको 3B क्वार्टरली डालना है, GSTR1 भी क्वार्टरली डालना है। लेकिन वो इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी, एक IFF करके एक फैसिलिटी है, उसमें वो मंथली अपना डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि कितनी उन्होंने सप्लाईज करी है। अगर वो मंथली डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे, IFF कहलाता है, इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी है, वो GSTR1 की तरह से GSTR1 नहीं है बस। तो अगर वो कर देंगे तो आपको उसका ITC मिल जाएगा। ठीक है सर। सपोज दैट 1% अगर उन्होंने नहीं किया है, तो इसका क्या मतलब? तो फिर आपको क्वार्टर के बाद ही मिलेगा। ओके सर। सेकंड सर, नेक्स्ट प्लीज। हमारे बीच में हमारे पास्ट प्रेसिडेंट गणेश चतुर्वेदी जी हैं। बाबूजी पालागन, आप अपना अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। खुश रहो। कपिल जी नमस्कार। हम रनिंग इंडस्ट्री वालों के अलावा एक सवाल ये पूछना चाहते थे। मेरी इंडस्ट्री 16-17 में मैंने बंद कर दी थी और GST नंबर सरेंडर कर दिया था और वहां से कैंसिलेशन का नंबर आ गया था। पर मैं इनके अपना रिकॉर्ड GST के सेल्स के बैठ के कब तक रखूं? हेलो कपिल जी, गायब हो गए। कपिल भाई साहब, आवाज आ रही है? एक सेकंड, मेरे ख्याल से कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है बाबूजी। एक सेकंड में शायद वो वापस आ रहे हैं। गणेश जी का सवाल ही इतना कड़ा है, आवाज भागी। बताओ, वो नरम चीज पूछ के करेंगे भी क्या? तो पे इतना नरम है तो मेरे ख्याल से कपिल जी छोड़ के चले गए। कपिल जी का कनेक्शन ज्यादा कड़ा सवाल पूछ लिया गया। एक्चुअली यही पता लगाना रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करें। जहां तक वैसे इसमें तो अभी 10 साल का ही प्राविधान है ना जी? नहीं तो इनकम टैक्स में तो आ गया 50 लाख से कम की डिमांड वाला जो है वो 3 साल से ज्यादा रिकॉर्ड रखने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मुझे एक नोटिस मिला इनकम टैक्स से, सन 2008-9 में आपके ऊपर 35,000 समथिंग रुपए का चालान जमा कराइए, आपने जमा किया है नहीं किया है? सन 2008-9 का असेसमेंट। गणेश जी, मैं वापस आ गया हूँ किसी और मोबाइल के थ्रू, कुछ नेटवर्क का इशू है, आप बताइए। नमस्ते सर। हाँ, मैंने अपनी फर्म को 16-17 में बंद कर दिया था, GST नंबर सरेंडर कर दिया था जी, और वहां से हमको सरेंडर का रिसीप्ट मिल गई थी, कैंसिल हो गया हमारा नंबर। अब मैं रिकॉर्ड्स को कब तक मेंटेन करूं? GST में आप रजिस्टर्ड कभी हुए या नहीं हुए? हुए, GST में रजिस्टर हुए। अच्छा, और GST में आपने कोई टर्नओवर दिखलाया था? हाँ,
6 महीने शायद दिखाया था। तो मिनिमम 5 साल आपको रिकॉर्ड रखना होगा। अच्छा जी, क्योंकि 5 साल तक तो वो आपका ऑडिट ही कर सकते हैं। जैसे आपका रिटर्न फाइल हुआ होगा 16, 17, 18 का रिटर्न सबसे पहली बार आपका जनवरी 20 में फाइल हुआ होगा, तो जनवरी 20 से 5 साल आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। अच्छा, जनवरी 25। जी थैंक यू। वैसे मैंने कोई ITC नहीं लिया था ना, वो ठीक है, लेकिन आपको अच्छा कोई सप्लाई भी नहीं करी थी इस बीच में? नहीं, सप्लाई तो की, पुराने स्टॉक से माल सप्लाई किया था। हाँ, तो उस पर टैक्स पे किया होगा आपने ना? हाँ, टैक्स पे करते गए थे। हाँ, तो अभी आपको 5 साल तक अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए, कम से कम 25 तक तो रखना ही चाहिए इसको। ठीक है, ओके जी। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा MA कमल, मिस्टर कमल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर YK गुप्ता, रायबरेली से। रायबरेली से गुप्ता जी। हेलो जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन था, आई एम ऑडिबल सर? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। कि पहले जो जॉब वर्क हम कराते हैं कुछ अपना मटेरियल देकर, उसमें पहले, हेलो, हाँ जी, हाँ, उसमें हम RCM में पहले टैक्स दिया करते थे अनरजिस्टर्ड से। वेल्डर्स हैं, कुछ फिटर्स हैं, आए हमारी फैक्ट्री में, उन्होंने वेल्डिंग की, पैसे लिए हमसे, हमने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किया, 1% TDS काटा और जमा कर दिया अंडर इनकम टैक्स लॉ। पहले हम उस पे RCM में GST दिया करते थे, उसके बाद वो सस्पेंड हो गया। क्या वो सस्पेंडेड चल रहा है या अभी लागू हो गया दोबारा? एनी आइडिया सर? ये आपका जो क्वेश्चन, मतलब जब आप पे करते थे रिवर्स चार्ज में, तो ये जुलाई से अक्टूबर तक की बात होगी, जुलाई 17 से अक्टूबर 17 तक की? हाँ, जब करते थे उसके बाद बंद हो गया था, जुलाई 17 वगैरह में किया था हमने। मतलब ये आप GST लॉ की तो बात कर रहे हैं कि GST लॉ में जुलाई 17 से अक्टूबर 17 के बाद में वो सस्पेंडेड चल रहा है, उसके बाद में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, और अभी भी उस पे कोई भी अनरजिस्टर्ड से सप्लाई लेने पे कोई टैक्स नहीं पे हो रहा है। और आज भी नहीं देना है। कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज है, जैसे GTA सर्विस है, एडवोकेट सर्विस है, डायरेक्टर सिटिंग फी है, इन पर उसमें दे रहे हैं, रिवर्स चार्ज पे देना है। वो दे रहे हैं सर। एडवोकेट है, सिक्योरिटी सर्विस है, सिक्योरिटी पे हम दे रहे हैं, GTA पे दे रहे हैं, वकील की फीस पे दे रहे हैं, वो सब हम दे रहे हैं। बट जॉब वर्क पेड ऑन टू द वेल्डर्स एंड दिस थिंग, उस पे नहीं दे रहे हैं। एम आई राइट सर? वी डोंट हैव टू पे। कपिल भाई साहब, आपका कनेक्टिविटी में हाँ जी, जॉब वर्क पे नहीं दे रहे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई। जी सर। मैं अब, हमारे बीच में विजय शंकर जी हैं। विजय भाई साहब, आप अपना अनम्यूट करके प्लीज प्रश्न पूछते हैं। स्वागत है आपको, प्रणाम। थैंक यू नीरज भाई, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। ऑडिबल हो सर? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये था, सुन लीजिए, कि हम लोग की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एनडी कंस्ट्रक्शन के नाम से हम लोग वर्क करते हैं, नगर पालिका परिषद का या और डिपार्टमेंट्स का भी। तो उसमें 2020 तक जो हम लोगों ने वर्क किया है, तो फाइल तो सारी वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में उनमें सबमिट है, और वर्क पूरे हो चुके हैं 2020 में ही, और 12% टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करके वो सब चीजें वहाँ पे हैं, लेकिन पेमेंट उसका भी हम लोगों को नहीं हुआ है नगर पालिका परिषद से कुछ भी ऐसा। तो अब जैसे ये अमेंडमेंट जो आप बता रहे हैं अभी आया है, तो इशू नहीं आएगा ना उसमें? विजय जी, ये अमेंडमेंट जो है वो गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए है। ठीक है, ओके सर। लोकल उसके लिए नहीं है। जो लोकल, जैसे आप अगर नगर निगम के लिए काम कर रहे हैं, तो जो प्रोविजन चाहता है वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अमित अग्रवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनम्यूट करके प्लीज क्वेश्चन रेज करें अपना। सर, मेरा ये सवाल था कि जो हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट में 750 रुपीज तक का वेवियर लेते हैं, जमा नहीं करते RCM, वो अभी भी है कि उसमें कुछ चेंज आया है सर लोकल फ्रेट पे? आपकी आवाज कट गई अमित जी, फिर से बोलिए।
मैं ये पूछ रहा था जो गुड्स ट्रांसपोर्ट पे हम लोग 750 रुपीज का वेवियर लेते हैं, जैसे दिन में कई बार फ्रेट आता है लोकल, उस पे आरसीएम जमा नहीं करते हैं, तो क्या वो अभी भी लागू है कि उसमें कुछ चेंज आया है सर? हाँ जी, सेम है, सेम प्रोविजन सर्विस टैक्स लॉ में भी था, सेम है जीएसटी में भी है। तो मतलब 750 change तक भी हमको आरसीएम जमा नहीं करना, उसके ऊपर जो भी फ्रेट है उस पर जमा करना है सर, है ना? हाँ थैंक जी, यू सर, हाँ जी। थैंक यू सर। अब्दुल राव, मिस्टर अब्दुल, आप अपना अनम्यूट करके प्लीज क्वेश्चन रेज करें। गुड इवनिंग सर। जी, प्रश्न पूछिए आप प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि जो फैक्ट्री बिल्डिंग है उसके जो कंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग सरिया है और दूसरी चीजें हैं, तो उसके जो जीएसटी के बिल आते हैं, क्या उसकी आईटीसी ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं? नया कंस्ट्रक्शन है कि पुराना, मतलब रिपेयर? नहीं अब नया कंस्ट्रक्शन है, हो चुका है, अब मतलब और एक्सटेंड हो रहा है प्लांट, मतलब और प्लांट। हाँ मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन है ना जी, मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन का कहना है मतलब कि एक्सटेंड किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन को, और नई प्लांट और मशीनरी नई इंस्टॉल करी जा रही है, उसके लिए साइट बनाई जा रही है, तो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बिल्डिंग पर से का आईटीसी नहीं मिलना है, लेकिन प्लांट मशीनरी, उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर और उसकी फाउंडेशन, इन तीनों चीजों का आईटीसी मिलना है। बिल्डिंग के रिपेयर का आईटीसी मिलना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आईटीसी नहीं मिलना। अच्छा, मतलब प्लांट मशीनरी के लिए बिल्डिंग हमने खड़ी करी, ठीक है, एक्सटेंड करा, और तो उसकी आईटीसी मिल जाएगी? नहीं, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपके प्लांट मशीनरी। कपिल भाई साहब, आपकी वॉइस ना कट रही है, शायद कनेक्टिविटी में कुछ माइक प्रॉब्लम है शायद। अच्छा सर, कनेक्शन तो यहाँ सही है, फिर से अगर सवाल जवाब रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बिल्डिंग जो नई बना रहे हैं उसका आईटीसी नहीं मिलना है। बिल्डिंग के कोई रिपेयर है तो रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में, उसका आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट मशीनरी का कोई अगर इंस्टॉलेशन का खर्चा है या प्लांट मशीनरी की फाउंडेशन है तो उसका आईटीसी मिलेगा। कपिल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना वीडियो बंद कर देंगे तो आवाज और क्लियर हो जाएगी। या दूसरे कनेक्शन से आप आ जाइए प्लीज। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन अभी भी मतलब कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है शायद। अच्छा, तो नई बिल्डिंग का आईटीसी नहीं मिल रहा है। प्लांट एंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन में अगर कुछ सिविल काम होता है वो मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर है तो उसका आईटीसी मिलेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ जी। मोरियंस इंडस्ट्री से आप अपना अनम्यूट हेलो सर, पूछिए प्लीज। सर आवाज आ रही है? आ रही है भैया। सर नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जनवरी फरवरी में जीएसटीआर 1 को सिर्फ सबमिट कर दिया था, फाइल नहीं किया था। देन उसके बाद 3B जो थी क्वार्टरली जा रही थी, तो उसमें सारी अमाउंट जितने भी बिल थे सारे शो हुए थे। दैट टाइम मैं बाहर था इसलिए देख नहीं पाया था। उसके बाद क्या हुआ था कि वो फाइल नहीं हुआ था जीएसटीआर 1। तो अभी लास्ट में सितंबर तक आते आते लोगों के फोन आने लगे थे कि ये आपने अभी तक चढ़ाई नहीं है। सर आवाज आ रही है? दोबारा प्रश्न पूछिए एक बार भैया। हाँ, दोबारा से पूछेगा। सर 2021 के जनवरी फरवरी में, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो जीएसटीआर 1 थे जनवरी फरवरी के, वो सिर्फ सबमिट हुए थे, फाइल नहीं हुए थे। 3B में सारे बिल शो हुए थे। देन उसके बाद क्या हुआ था, जीएसटीआर 1 जो जनवरी फरवरी की थी वो फाइल नहीं हो पाई थी समहाउ। उसके बाद अभी सितंबर तक उसकी लास्ट डेट थी और वो उसके बीच में भी नहीं फाइल हो पाई। अच्छा, उसके बाद हमने उसको नवंबर में उसके बिल चढ़ाए हैं। तो जो आईटीसी मिलने वाला है सामने, उनको मिल सकता है कि अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी सर? देखिए, अगर उनकी कोई डिफिकल्टी है तो वो आप उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए कि ये टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आप नहीं फाइल कर पाए थे जी, और उसके बेसिस पे मिल जाएगा। वैसे भी दिसंबर तक तो 2B में देखना या 2A में देखना मैंडेटरी नहीं था। रूल 36(4) में 5% का वेरिएंस था।
ओके तो इस तरीके की डिफिकल्टीज, कहीं टेक्निकल ग्लिच की, कहीं फाइलिंग की डिफिकल्टीज, कहीं कोई क्लरिकल मिस्टेक्स, इसकी दिक्कतें बहुत लोगों को आ रही हैं। तो ठीक है उस वजह से मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अल्टीमेटली डिसअलाउ हो जाए। अगर कोई बड़ा ठीक है इशू बने तो उसको कंटेस्ट कीजिएगा। नवंबर में चढ़ा दिए सर, टैक्स जमा करा दिए थे सारे उस टाइम पे पीरियड में भी। टैक्स तो आपने पहले ही जमा करा दिया है जी और जी आपने एनुअल रिटर्न भी अब आप फाइल कर ही रहे होंगे, जी तो कर इसमें दिए सर। कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक थैंक यू है, सो मच सर। ठीक जी। हमारे बीच में सुमनेश अग्रवाल जी, हमारे मेरठ के चैप्टर चेयरमैन, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम भाई साहब। वैश जी नमस्कार। नमस्कार जी। रॉ मटेरियल के ऊपर जो है जैसे टैक्सेस 12% 18% है, सेल पॉइंट के ऊपर सारा प्रोडक्ट 12% है। अब जो डिफरेंस जो आईटीसी इकट्ठा होता चला जा रहा है, उसका कैसे समाधान किया जाए? इन्वर्टेड स्ट्रक्चर हुआ आपका। हाँ जी। सेक्शन 54 में आप उसका रिफंड ले सकते हैं, जो भी आईटीसी आपका एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है। सेक्शन 54(3) में अगर इसमें क्लेम करने में कोई डिफिकल्टी हो तो अपने काउंसिल से मेरी बात करा दीजिएगा, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं बहुत सारे केसेस में ये रिफंड ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। मनोज तिवारी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सचिन जी कर सकते हैं अपना। मिस्टर, हाँ मनोज जी, आपको अपना अनम्यूट करना होगा। हाँ सचिन जी प्लीज। कटारे बोल रहा हूँ जी। सर, मेरी दो क्वेरी थी। एक तो आपने थोड़ा लीज लैंड के ऊपर बताया, नॉट अथॉरिटी को पे करते हैं और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे नहीं किया जाएगा। ऑल्दो जो रिसीट वो इश्यू करते हैं, पेमेंट जब हम पेमेंट करने जाते हैं लीज लैंड की, उस पर स्पेसिफिकली नीचे लिखा होता है कि लीज लैंड रिवर्स चार्ज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, और वो कंटेंट भी करते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा। एक तो सर इसके ऊपर थोड़ा सा आपने भी क्लैरिटी दी थी, तो इसका जो बेसिक कोई जो जिस बेस पे आपने बात बताई कि इसका रिफंड हम रिवर्स चार्ज में पे नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी और दे दीजिएगा। पहला इशू। दूसरा इशू है सर, जो इन्वर्टेड ड्यूटी का रेडीमेड गारमेंट पे अभी जो मैम ने 5% 12% किया था, ऑल्दो पूरे इंडस्ट्री की प्रोटेस्ट की वजह से वापसी ले लिया है। हम उसके इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड के लिए जाते हैं तो उनका बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये हमारी पूरी नोएडा अथॉरिटी में कोई पैसा मांग नहीं रहा। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। कोई पैसा मांग नहीं रहा। तो और जो हम पूरे जो उनका सर्कुलर भी आया था, शायद सर्कुलर 25 था, जिसके बेस पे एक एक चीज हम मेंशन करते वो रिफंड क्लेम कर रहे थे, लेकिन अधिकारी बिल्कुल प्योरली पैसा देने के मूड में है नहीं। वो 10 चीजें और लगा दी कि आप पर्टिकुलर महीने में कितनी इनपुट रेशियो आउटपुट रेशियो होता है, 10 चीजें ऐसी चीजें बता दी कि आप एक महीने का दिखाओ अलग अलग कर कुरा के, वो जो पॉसिबल है नहीं। कितना स्टॉक उस महीने में था, कितना आपकी कंजम्पशन हुई एक चीज को बनाने के लिए, वो इतनी गहराई में चलेगा जो पॉसिबल है नहीं किसी भी चीज को बताने के लिए। वो सर्कुलर से चले रहे हैं। तो दो चीज थी, एक तो लीज एंड के बारे में थोड़ा बताइएगा, ये या तो एक सेपरेट सेशन इन्वर्टेड ड्यूटी का के ऊपर आप देख लीजिए, या फिर कैसे हमें गाइड करना है कि हम रिफंड हमारा एक किसी भी रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री में 2-2 3-3 4 करोड़ रुपए का एक्यूमुलेट हो चुका है टीसी सर, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आपने क्या सुमेश जी, देखिए इन्वर्टेड स्ट्रक्चर कहीं भी अगर है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं when the rate of tax on input is higher than the rate of tax on output, then it is inverted structure. तो आपके क्योंकि इनपुट यार्न है, यार्न पे 18% टैक्स पे करके आप आए हैं, तो इसलिए आप और आपके आउटपुट पे 5% या 12% टैक्स है, तो इसलिए आपका इन्वर्टेड स्ट्रक्चर तो हो गया। आपका जो भी आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा है वो फॉर्मूला के हिसाब से, रूल 89(5) में फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको वो रिफंड मिल सकता है। नाउ द ओनली पॉइंट इज कि डिपार्टमेंट आपको हरेस कर रहा है ये कह के कि साहब आप इनपुट आउटपुट रेशियो दीजिए या ये करिए, ऐसा सब कहीं भी नहीं है। इस तरीके की सिचुएशंस कई बार हमारे सामने आ चुकी है और हमने अधिकारियों से सिंपल एक बात कही कि सर जो भी कुछ आप मांग रहे हो जरा इसका ये तो बताओ कि कौन से रूल में मांग रहे हो, कौन से प्रोविजन में मांग रहे हो। एक नोटिफिकेशन, एक बोर्ड का सर्कुलर है 18/11/2019 का, आपके हमारे बेटे नोएडा ब्रांच के आपके ट्रेजरार हैं नोएडा चैप्टर के मिस्टर आशीष वैश, आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो सर्कुलर आपको दे देंगे और उसके बेसिस पे आप वहां पे कहिए कि सर हम उसी के बेसिस पे फाइल कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे सारा फाइल किया, सब कुछ किया, एक एक
पिन टू प्लेन फॉर्मूला बहुत बढ़िया सेट करके ऑनलाइन एक्सेल यूटिलिटी में डाल के एक पैसा टू पैसा मैच करा के किया। उसके बाद अधिकारी ने वो 15 डेज का टाइम होता है, नोटिस इशू कर देगी आपको ये प्रावधान, ये चीजें और लिखे, इनपुट आउटपुट रेशियो दिखाइए हमें, स्टॉक कितना लाइन पर्टिकुलर डेट पे सब कुछ पड़ा है। अच्छा मन नहीं है देने का रेडीमेड का, वो कहते हैं अभी तक तो कोई मांग नहीं आया, अभी कोई और मांग आएगा तो सबको देना पड़ेगा। नहीं, हमारे नोएडा में ही हमारे ऑफिस से फाइल हो रहे हैं, आशीष वैद उसको फाइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो सब गलत कह रहे हैं। और मैं आशीष जी से पर्सनली मिल लूंगा इस रिगार्डिंग। वो तो आपके ट्रेजरर हैं, आपका पूरा हक है उन पे जाने का। बिल्कुल, मैं आशीष जी का एक नंबर अगर हो तो सर एक मैसेज कहीं मिल जाए कुछ, आप नोट कर लीजिए 96547। एक सेकंड सर, 96547। हाँ जी 26747। आशीष जी स्क्रीन पे डाल दिया है आशीष ने, स्क्रीन पे भी चैट पे भी आ गया है, आप ले सकते हैं उस पे, आशीष जी ने चैट बॉक्स पे डाल दिया है। ठीक है सर, लीज रेंट का पॉइंट रह गया था मेरा, जो नोएडा अथॉरिटी को पे कर रहे थे। देखिए लीज रेंट में मेरे जी फ्री 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे से दूसरी एक मीटिंग हो रही है जी। लीज रेंट पे 4-5 जो लास्ट रह गए भाई साहब, उनके प्रश्न करके कोशिश कीजिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जरा कॉमन क्वेश्चन तो आपस में एडजस्ट कर लें या लिख के पूछने ज्यादा बेहतर रहेगा। लीज रेंट में रिवर्स चार्ज पे टैक्स नहीं है, जो नॉर्मल लीज रेंट है। बिल्डर्स के केस में वो सिचुएशंस अलग हैं जहां लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, अदरवाइज लीज रेंट पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू तिवारी जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। सर वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर एक जानकारी लेनी थी, एक नोटिस आया हुआ है 2017-18 के अगेंस्ट में, जो हमारा GSTR-2 और एनुअल रिटर्न में जो हमने GSTR-2 का अमाउंट भर रखा है, और बट जो ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए थोड़ा सा गैप है, तो उन्होंने नोटिस इशू किया है कि ये जो गैप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसका जो है टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो बट सर एक रूल आया था सर, वो 20% एंड देन 10% एंड देन 5% जो है रिलैक्सेशन था, तो उससे जो है उनको रिप्लाई करना है, कैसे करना है? कौन से पीरियड का नोटिस आया आप पे? ये 17-18 का है सर। कपिल भाई साहब आपका म्यूट हो गया है। आवाज मेरी? हाँ जी आ रही है सर। आप 17-18 में तो कोई रूल ही नहीं था, और उनको ये बताइए कि हमने आईटीसी अपने इनवॉइसेस के बेसिस पे लिया है, जो भी मेजर डिफरेंस है उन मेजर डिफरेंसेस का रीजन बता दीजिए कि ये इनवॉइस का आईटीसी नहीं दिख रहा है जिसमें सप्लायर्स ने टैक्स नहीं पे किया है। उन सप्लायर्स से सर्टिफिकेट्स ले लिख के सबमिट कर दीजिए, तो आईटीसी आपका अल्टीमेटली डिसअलाउ नहीं होगा। हो सकता है ओरिजिनल लेवल पे अधिकारी सेक्शन 73 का नोटिस देख के आपको डिसअलाउ कर दे, लेकिन अल्टीमेटली अपील वगैरह में आप जीत जाएंगे। अच्छा जी, ओके थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन सचिन जी, शॉर्ट में सूक्ष्म में संदीप कपूर जी, आप पूछ सकते हैं प्लीज। नमस्कार सर, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी मीटिंग के लिए। मेरा क्वेश्चन था जीएसटी में रिवर्स चार्ज से क्या हमें कमीशन और रेंट के ऊपर आरसीएम से पेमेंट करना है क्या? क्योंकि कुछ ऑडिट्स के अंदर डिपार्टमेंट मांग रहा है। नहीं, कमीशन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है अनलेस वो कमीशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो। मतलब अगर विदेशों से कोई कमीशन मिला या दिया है उसमें कोई इशू हो तो बात अलग है। अदरवाइज लोकल विद इन द कंट्री डोमेस्टिक एरिया में अगर कोई कमीशन हमने दिया है तो उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। हमने उनको बताया कि जो है 12/10/2017 को ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हैं वो रेंट और इसके ऊपर। देखिए 12 अगस्त नहीं, 12 अक्टूबर से हुआ है। 12/10 हाँ 12/10 और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था, प्रोस्पेक्टिव था। तो अगर जुलाई से अक्टूबर तक का कोई है तो वो देना पड़ेगा। राइट सर, राइट, थैंक यू। नरेश तुली जी। हेलो जी नरेश। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक फैक्ट्री में कुछ एरिया हमारा खाली पड़ा हुआ था, उसमें अब हम चाह रहे हैं कि अपना प्लांट लगा दें, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जिसमें एंगल लगा के ऊपर शेड लगा रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। उस पे सर अपने को आईटीसी मिल जाएगा सर? नहीं जी, नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। हाँ जी सर एंगल पे भी नहीं मिलेगा सर? एंगल पे वहाँ प्लांट्स लगानी है सर, मशीनरी लगानी है, इंस्टॉलेशन होना है सर।
नहीं, अगर वो एंगल आप मशीन का सपोर्ट स्ट्रक्चर बना लें कि सब जी, मशीन जी, पे, जी। जैसे मान लीजिए शुगर फैक्ट्री में है तो मशीन के टॉप तक जाना पड़ता है, उसके लिए हमें स्टेजिंग क्रिएट करनी पड़ती है या कोई लेडर बनाना पड़ता है, तो Yes. सपोर्ट स्ट्रक्चर पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये फैक्ट्री शेड है जो हमने मशीन की सेफ्टी के लिए इसलिए लगाया है कि उसके ऊपर उस बारिश या धूप या मौसम का कोई इफेक्ट ना आए, तब नहीं मिलेगा। सर एंगल पे तो मिल जाएगा ना, एंगल के ऊपर मशीन को रखना है सर। अगर एंगल पे मशीन रखनी है तो वो फाउंडेशन या सपोर्ट स्ट्रक्चर में आ जाएगा, उसका मिलेगा। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन है सर, अनरजिस्टर्ड से अगर हम स्टील स्क्रैप अगर परचेस करते हैं तो उसका क्या सर प्रोसीजर है? वो उसमें रिवर्स चार्ज नहीं है, टीडीएस का कुछ इश्यू होगा इनकम टैक्स में, लेकिन यहाँ का कोई इश्यू नहीं। तो कैसे सर परचेस कैसे करेंगे अनरजिस्टर्ड से हम? नहीं, अपना उसमें अपना एक इनवॉइस बनाइए जब भी ऐसा कोई परचेस कर रहे हैं। आपकी जी। इंडस्ट्री क्या है, इनगट वगैरह की है क्या? क्या बनाते हैं? सर स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर, आयरन एलॉय कास्टिंग। एलॉय कॉस्टिंग ना, तो स्क्रैप आपका रॉ मटेरियल है। यस सर। और वो अगर अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हैं तो कोई ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कि अधिकारियों को ये डाउट ना रहे कि आपने मतलब कुछ अनअकाउंटेड ले लिया। तो उसके लिए कोई कॉन्टिन्यूअस इनवॉइस अपने कोई किताब या कोई चालान कुछ इस तरह का क्रिएट करिए। मोस्टली तो सर रजिस्टर्ड से ही परचेज होता है, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसा मटेरियल होता है कि जो अनरजिस्टर्ड से भी अपने को परचेज करना पड़ता है कभी कभी। हाँ। उसका प्रोसीजर था सर। नहीं, कोई प्रिस्क्राइब प्रोसीजर लॉ में नहीं है, आप अपना जो भी प्रोसीजर डेवलप करें, जैसे कोई चालान बना लें या कोई एक परचेज रिवर्स चार्ज, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो हो सकता है उसके पास में कोई इनवॉइस बुक भी ना हो, तो अपना एक इनवॉइस डेवलप कर लें फॉर्मेट, और उसमें नाम पता उसका लिख लें, नाम पता मोबाइल नंबर वगैरह लिख लें, तो जिससे कोई दिक्कत नहीं। सर उस पे क्या जीएसटी सर पे करके उसका क्या क्रेडिट लें सर, ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट करें? ना, जीएसटी नहीं पे करें, रिवर्स चार्ज पे जीएसटी नहीं पे, सिर्फ स्टॉक इन कर लें सर, सिर्फ स्टॉक इन कर लें सर। स्टॉकिंग का वो अपना एक स्टॉक रिसीट का प्रोसीजर। रेगुलर जो इनवाइसिंग हो रही है सर अपनी से जो टैक्स इनवाइस कार्ड कर रहे हैं सर, उसी में हम लोग इनवाइस जनरेट कर रहे हैं सर। और आपके नहीं, अलग सीरीज, परचेज के लिए अलग सीरीज। अच्छा, एक सेपरेट एक इनवाइसिंग करें सर। जी जी जी। मैं लास्ट क्वेश्चन कमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो अनम्यूट कर सकते हो तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आपके और जितने भी क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ललित जी, आप सब अपने वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। कमाल जी। कमाल जी, ललित भाई साहब आप लीजिए प्लीज। जी नमस्कार भाई साहब, सबको नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं, कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस और शीट का, और हम SEZ में सप्लाई करते हैं LUT के गए, तो सर उसका जो है ITC कैसे मिलेगा? उसका आप रिफंड ले सकते हैं जो आप LUT के थ्रू सप्लाई करते हैं। SEZ इज ए डीम्ड एक्सपोर्ट, तो डीम्ड एक्सपोर्ट है तो उसमें आप LUT के थ्रू उसको सप्लाई करते हैं, तो बाद में आप रिफंड एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और रिफंड एप्लीकेशन के माध्यम से आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा जितना भी आपका उसमें ITC इन्वॉल्व है। ओके, थैंक यू सर। इनपुट। आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? मेरे मुरादाबाद में सर। मुरादाबाद में, अच्छा ठीक है। तो मतलब वहां पे आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 54 में रिफंड फाइल कर। सेक्शन कौन सा है सर? 54 में। थैंक यू सर। पारस बाटला जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, मैं कमाल। हेलो सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हेलो प्लीज। मैं कमाल जी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरी अभी 1 साल पुरानी यूनिट है, जल्दी ही GST लिया हुआ है, रेगुलर R1 और 3B फाइल किए हुए हैं, लेकिन थोड़ी गलती से बैंक अकाउंट उसमें अपडेट नहीं कर सका। तो रिटर्न 20 तारीख को फाइल कर चुके थे हमारे अकाउंटेंट, तो 24 तारीख को उन्होंने जो है इसी असिस्टेंट कमिश्नर ने उसको अकाउंट को वो GST को सस्पेंड कर दिया। और जब अभी हम लोग ने उसको खोला तो वो जो है वो 7 दिन की जो टाइम पीरियड भी निकल गया, लेकिन वो अकाउंट तो अपलोड अपडेट कर दिया गया, लेकिन अब वो असिस्टेंट कमिश्नर बोल रहा है कि हमसे आके मिलो। तो ये मिलने वाला क्या सिस्टम अभी चल रहा है क्या इसमें? जी, आपको जाके उनको ये बताना होगा कि भाई ये टेक्निकल वो तो बता दिया है, कन्विंस कर दिया है, मेल भी कर दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं सब चीज ठीक है, आप मिल लो आके, या आप वकील को भेज दो या अकाउंटेंट को भेज दो।
मिल लो, मतलब मिलने का जो तरीका होता है वही वाला, पुराना वाला, वही वाले मिल लो। जी जी। तो ये मतलब ये जीएसटी में क्या ऐसा प्रोविजन अभी है कि वो भी असेसिंग अफसर को ऐसी कोई राइट है कि वो बुला सके, वो निगोशिएट कर सके, अंडर टेबल कुछ काम कर सके? क्या मतलब वो 7 दिन में अगर हमने उसको अकाउंट तो हमने सबमिट ही कर दिया उसमें, और प्रॉपर अकाउंट सबमिट भी कर दिया है, अब उसको खोल देना चाहिए तरीके से। जी कोई टैक्स कोई अपंजन तो किया नहीं है, तो चोरी नहीं की है, रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टाइम से टैक्स जमा कर रहे हैं। आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? संडीला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में जी, संडीला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2। आप अपने चैप्टर के चेयरमैन साहब से कहिए, वो एक फोन कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, फोन कर, अच्छा नहीं, इसमें कोई मतलब ये कोई कानूनी तरीका, मतलब ये क्या कोई कानूनी तरीका ऐसा है कि जो ये इस तरह से वो बदमाशी कर सकता है क्या अफसर? अब देखिए, बहुत चीजें कंट्रोल हुई है पिछले 5-7 साल में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब चीजें सुधर जाएंगी। अभी नहीं, इसके लिए क्या कमिश्नर से मिल करके उनसे बताएं या कंप्लेन करें कि ये जो है ये ऐसा क्यों पूछ रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है कि हमसे मिले? हमने तो अकाउंट अपना अपडेट कर दिया उसमें। कमल जी, बहुत बढ़िया कपिल भाई साहब ने आपको बताया सॉल्यूशन। हमारे आप अपने चैप्टर चेयरमैन से मिले, उनसे बात की। आपका चैप्टर हरदोई में चालू हो गया है शायद, आपका चैप्टर हरदोई में भी चालू हो गया है। सर एक छोटा सा सवाल और है, बहुत छोटा सवाल है। हाँ प्लीज। हमारा लीज रेंट जो लीज जाती है यूपीएसआईडीसी में, तो उस पे वो जीएसटी लेते हैं। अभी कहा कि वो हम आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन उनके पास जीएसटीएन होने के बाद भी वो हमारा जीएसटीएन, तो वो हमारे बिल पर तो जीएसटी में सबमिट नहीं करते, 2A में तो दिखता नहीं है हमको वो। ये मैटर बरेली में आईआईए ने उनसे टेकअप किया था, यूपीएसआईडीसी से टेकअप किया था, तब शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप भी अपने चैप्टर के माध्यम से यूपीएसआईडीसी से कांटेक्ट करिए कि भाई आप जब हमसे टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो अपने 2A में, अपने 1A में क्यों नहीं दिखाते, तो उनको परस्यू करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कमाल जी, आपका चैप्टर कौन सा, हरदोई है लखनऊ? हरदोई नहीं, संडीला इंडस्ट्रियल एरिया हरदोई लगेगा सर। कपिल लगेगा, आपका चैप्टर चालू हो गया है आज से। हाँ, उसमें हमारा व्हाट्सएप पे, हमारे व्हाट्सएप पे है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था प्लीज। विकास जी एक सेकेंड आप वो रखिए प्लीज। कपिल भाई साहब, 2 क्वेश्चन बीच में, क्योंकि आईटीसी ओल्ड बिल्डिंग पे आपने कहा है ना कि क्लेम ले सकते हैं, रिपेयर पे मिलेगा अगर कोई भी बिल्डिंग। हाँ जी, देखिए रिपेयर से मतलब है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिपेयर में डाला जाए, प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया जाए, और जो नई कंस्ट्रक्शन है जिसको कैपिटलाइज किया जाएगा वो नहीं मिलेगा। इसका एक्सेप्शन ये है कि प्लांट एंड मशीनरी का फाउंडेशन और प्लांट एंड मशीनरी का सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये अगर सिविल भी है तो भी मिल जाएगा। इवन गोडाउन भी जी, इवन गोडाउन भी। गोडाउन हमारा मानना ये है कि ये सिविल स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्लांट मशीनरी है। अनम्यूट कर दिया, स्टोरेज बोल रहे हैं ना, बुला रहे हैं, अनम्यूट कर रहा जी। स्टोरेज गोडाउन जो है वो एक प्लांट मशीनरी है, हालांकि इस पे डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, लेकिन स्टोरेज टैंक, स्टोरेज गोडाउन जो है वो प्लांट मशीनरी है। और पहले पुराने लॉ में भी स्टोरेज गोडाउन पे, स्टोरेज टैंक पे क्रेडिट मिलता था, तो उसको ट्राई करना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन जीओसीस वालों का है, क्या रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी जीएसटी रेट 12 से 18% हो गया है? रोड कंस्ट्रक्शन हम किसके लिए कर रहे हैं, रिसीवर कौन है उसका? सर मेरा विकास बीओसीएस इंडिया से। सर हम ना हाईवे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन में आरई वॉल और ब्रिज कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि आपने बताया कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन पहले 12% में था, वो अभी 18% में हो गया है। तो नहीं, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको काम किसने दिया है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है। सर इसमें एक्चुअली जो एनएचएआई से सब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मेन कॉन्ट्रैक्टर को, उसका हम सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो एनएचएआई जो इटसेल्फ है ना, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये इटसेल्फ एक गवर्नमेंट नहीं है, एक कॉर्पोरेशन है जी, इसलिए वो 18% हो गया। वो 18%। अच्छा, और सर ये जैसे दिसंबर तक की सर्विसेज थी जिसका इनवॉइस हम जनवरी में करते हैं, उसको आप 31 दिसंबर में इनवॉइस, अब की बार 31 दिसंबर में काट दीजिए वो इनवॉइस। अच्छा, और सर जैसे कि अभी 200% की पेनल्टी हो गई है अगर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम टैक्स इनवॉइस जाता है तो उस पे तो ठीक है, हम टैक्स रेट वगैरह लगा के भेजते हैं जो भी एप्लीकेबल टैक्स होता है, बट चलान पे जब हम कुछ मटेरियल डिस्पैच करते हैं तो
तो उसमें जो है सर हम टैक्स रेट मेंशन नहीं करते हैं ई वे बिल का। नहीं देखिए, चालान हमें कब इशू करना है, व्हेन रूल 55 में चालान हमें तब इशू करना होता है व्हेन दिस मूवमेंट ऑफ गुड्स डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। ठीक है जी, जब वो सप्लाई नहीं है, मतलब सेल नहीं है, तब वो हमें चालान इशू करना होता है। लेकिन ई-वे चालान का जो फॉर्मेट दिया हुआ है रूल 55 में, उस फॉर्मेट में उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है कि इस पे ये वैल्यू डिक्लेयर करनी है, और वो वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो उसको आपको ई-वे बिल उसका बनाना होगा। चालान में आपको ये भी लिखना होता है कि अगर ये सप्लाई होता तो उस पर टैक्स कितना बनता, वही टैक्स आपको ई-वे बिल में भी लिखना है। अच्छा सर, और सर ये जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हैं तो सभी स्टेट्स में हमारा हेड रजिस्ट्रेशन तो है, बट क्या साइट जो है मल्टीपल हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं शिफ्ट 2 में जो है जिस भी साइट, वो हमने साइट अपने जीएसटी पोर्टल पे अपडेट की हुई नहीं है, बट जिस भी साइट पे जाएगा शिफ्ट 2 में वहां का एड्रेस डाल देते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अपना एक प्रिंसिपल प्लेस उस स्टेट का है, वो काफी है। और क्योंकि छोटी छोटी साइट, हर साइट का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। जी, अनम्यूट हो गया भाई सब अपने एडिशनल प्लेस में, लेकिन अगर किसी वजह से आप एडिशनल प्लेस में उसको डिक्लेयर नहीं भी करते हैं तो भी शिफ्ट 2 में आप उसको दिखा सकते हैं। ओके सर, अब मैं पारस पाटिल से रिक्वेस्ट करूंगा। सभी को सादर प्रणाम। थैंक यू सिंगल साहब फॉर अलाउइंग मी 2 मिनट्स। नमस्कार वैश साहब, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, फटाफट से मैं क्वेश्चन आपके सामने ब्रीफ करता हूँ। पहला तो ये सर, सर्विस टैक्स के हमारे को 2014-15 के नोटिस इश्यू हो रहे हैं सीजीएसटी डिपार्टमेंट से, जिसके अंदर वो हम लोग जॉब वर्कर हैं सर, और इंजीनियरिंग गुड्स का जॉब वर्क करते हैं, तो उसके रिलेटेड वो इश्यूज हो रहे हैं। और जब हम उनको एड्रेस करते हैं नोटिस को, तो वो बैलेंस शीट्स को भी हम सामने इशू करते हैं कि भी एग्जेम्प्टेड था हमारा ये सब कुछ जो जॉब वर्क था एक्साइज रूल्स के अंदर, तो वो वहाँ सेटिस्फाई तो होते हैं। पर्सनल हियरिंग भी हम लोगों ने अटेंड करी है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो सीजीएसटी डिपार्टमेंट अब बन चुका है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब हमारे को एक दबाव बनाता है कि आप इसको सेटलमेंट करिए, आप एक बार मिलिए, पर्सनल हियरिंग हो गई है, तमाम इस तरह की चीजें। तो क्या सर अभी भी इनके पास एक्सटेंडेड राइट्स हैं सर्विस टैक्स के केसेस को मतलब सामने रखने के 14-15 के और 13-14 के, या सर ये सिर्फ परेशानी कर रहे हैं? आपको शो कॉज नोटिस इशू हो गया या नहीं? हो गया सर, हमने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए, पर्सनल हियरिंग भी अटेंड कर ली एसी के आगे। अच्छा, तो अब देखिए, शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए 5 साल का टाइम था, वो उन्होंने शो कॉज नोटिस 5 साल के अंदर आपको इशू कर दिया होगा। तो जी सर, ऐसी सिचुएशन में एक बार शो कॉज नोटिस इशू हो गया तो लिटिगेशन में आपको कंटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। और ठीक है सर, जब आप जॉब वर्क कर रहे हैं तो आप जॉब वर्क में क्या बनाते थे? सर हम मशीनिंग यूनिट है, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए हम लोग मशीनिंग करते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीन्स पे सर। अच्छा, लाइक सर ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो पाइप फिटिंग्स होती हैं, जिसको हम फ्लेंजेस भी कह सकते हैं, शुगर मिल, स्पॉन्ज आयरन, इन प्लांट्स की जो एसेसरीज होती हैं, इनको सर। तो उन कंपनियों से आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ कि ये जो इस आइटम को यूज कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेंगे। एग्जेम्पशन जो था वो इसीलिए था कि उन आइटम्स को वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेंगे, तो आपको एक नोटिफिकेशन था जिसमें कि एग्जेम्पशन था, ठीक है ना? तो वो सर्टिफिकेट लगा के आप अपने मैटर, कहाँ का मैटर है आपका? गाजियाबाद का। तो वहां पे आप अपने मतलब गाजियाबाद की अथॉरिटीज को, गाजियाबाद में जो कमिश्नर हो या जिस भी लेवल पे हो, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का 50 लाख तक का मैटर है तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास में होगा, उनको वो डॉक्यूमेंट्स लगा के करिए। बाकी तो सिस्टम सुधर रहे हैं, सेटिस्फाई कई बार करना ही पड़ता है। सर सेकंड क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच सर। सेकंड है सर, हमने अपनी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए हमारे को कमर्शियल व्हीकल की जरूरत थी। हमने 3 कमर्शियल व्हीकल बिल्कुल नए परचेज करे, 2 टाटा से, 1 महिंद्रा से लास्ट ईयर। सर इसके लिए हमने अलग से रोड लाइन खोल ली अपनी, और उस रोड लाइन में हमने इन तीनों को परचेज किया, मतलब एक नई फर्म खोली जीएसटी नंबर लेके। सर हमने इन तीनों का जो 28% जीएसटी लग के आया नई गाड़ियों पे, उसका भी बेनिफिट आईटीसी ले लिया। अब सर हमारे को ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें एक गाड़ी को सेल ऑफ कर देना चाहिए,
सर तो क्या वो अभी हमें 1 साल ही हुआ है, मतलब सेकेंड ईयर चल रहा है, तो जो 28% हमने लिया था वो कोई दिक्कत तो नहीं डिपार्टमेंट को? नहीं, जो आपने लिया है उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब सेल करेंगे तो उस पर आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा, जो भी सेल प्राइस होगी। सपोजिंग आपने कोई सेल प्राइस, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, सेल प्राइस असेसेबल वैल्यू होगी जैसे एक्साइज में हमारी होती थी? नहीं, यहाँ पे सेल प्राइस इज द असेसेबल वैल्यू। मतलब एक्साइज की पहले एक्साइज में आपको असेसेबल वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ती थी। आप अगर 93 से पहले की बात करें तो असेसेबल वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ती थी। धीरे धीरे इनवॉइस वैल्यू ही असेसेबल वैल्यू माने जाने लगी। वही सिचुएशन अब है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द असेसेबल वैल्यू। क्लियर है सर? मतलब मैं बेच सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा क्लेम वापस नहीं मांगेगा डिपार्टमेंट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर कोई रह गया कोई लास्ट क्वेश्चन? अग्रवाल साहब। हाँ सर, मुझे एक चीज पूछनी है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है अग्रवाल साहब प्लीज। सर CGTMSE के अंदर जो मतलब लोन ऑफर कर रहे हैं नॉन कोलेटरल पे बैंक, उसके अंदर CGTMSE फीस के जो चार्ज करते हैं वो बैंक ने GST जमा नहीं किया सर, ड्यू टू सम अदर रीजन। बैंक सर अब इस टाइम पे ओनस ले रहा है कि हाँ हमें जमा करना था, हमने नहीं किया। सर ये मैटर पिछले 4 साल का है। सर आप क्या इसमें मतलब एडवाइस करते हैं, क्या बैंक जमा कर सकता है वो GST, मतलब हमारे को क्लेम दे सकता है उसका? बैंक ने आपके उस पे बैंक स्टेटमेंट पे ये लिखा हुआ है कि इतना GST हमने आपसे चार्ज किया है, बैंक स्टेटमेंट पे या किसी और एडवाइस पे? हाँ लिखा हुआ है। मतलब आपके पास में ये एविडेंस है कि बैंक ने इतना GST आपसे चार्ज किया? हाँ, तो बैंक, देखिए सरकार का टैक्स तो कोई कभी भी कितना भी लेट करे जमा कर सकता है, तो बैंक कैन डिपॉजिट इट नाउ। और जब वो बैंक डिपॉजिट कर दे तो आप उसका सर्टिफिकेट लेके जब भी कभी कोई अधिकारी उसको रेज करे, इशू को रेज करे, तब आप उस सर्टिफिकेट को सबमिट कर देना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। विकास जी, छोटा सा क्वेश्चन है, धन्यवाद सर। फ्लाई ऐश ब्रिक्स में रेट में कोई चेंजेस आए हैं सर? फ्लाई ऐश ब्रिक्स अपरेंटली कोई रेट का चेंज दिखा नहीं है, लेकिन मैं एकदम तरीके से रेट नहीं बता पाऊंगा। आप मेरे को बाद में फोन कर लीजिए, मैं चेक करके बता। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर एक सवाल है मेरा। जी सतीश जी, अनम्यूट कर लीजिए सतीश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, हमारा एक टेस्ट है सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, हमारा एक टेस्ट है और टेस्ट का जो उद्देश्य है वो है व्यापारियों की सेवा करना। उस वो जो टेस्ट की बिल्डिंग है, हमने नालीगंज नगर निगम जो गवर्नमेंट बॉडी है उससे लीज पर ली हुई है, तो जो नगर निगम रीजनल चार्ज करता है उस पर GST लगाता है, तो क्या टेस्ट के लिए कोई GST माफ है? नीरज जी, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, कि आपको समझ में आया तो आप बताइए। बाद में बात कर लेंगे, आपसे नंबर इनको दे दिया जाएगा, उसको नीरज जी प्लीज जो सर मैं बोलूं क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैत्री जी। अब आवाज आपको? ये आवाज की आवाज कट रही है, लगातार क्रैक हो रही है आवाज बीच बीच में। आवाज देखिए क्या? माहेश्वरी जी, आपने पहले भी एक बार आप हमें रिटर्न में भेज दीजिएगा। कपिल जी का नंबर है, आशीष जी का नंबर चैट बॉक्स पे भी अवेलेबल है, आप आशीष जी से बात कर लीजिएगा प्लीज। चलिए ठीक है। आपकी आवाज में कुछ कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। जी मैं समझता हूँ अध्यक्ष जी जैसे कह रहे हैं। नीरज जी प्लीज, प्लीज। जी, मैं मीटिंग को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए, कपिल भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी इंफॉर्मेशन सभी को दी। चैट बॉक्स पे सभी लोग ये लिख रहे हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो भी व्यक्ति सुन रहा है उसको कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने उद्योग के लिए कुछ ना कुछ वो करेक्शन कर सकता है इन सभी जानकारियों से। एक चैट बॉक्स में सभी का सुझाव यह आ रहा है कि इन्वर्टेड GST पर भी एक वर्कशॉप वेबिनार होनी चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा
कि उस पर वेबिनार हो। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, कपिल वैश्य जी के उसमें 200 के आसपास पहुंचे, कहीं ना कहीं 183 वाला रिकॉर्ड कपिल देव का भी आपने तोड़ के वो 195 की तरफ बढ़े हैं। तो 198 तक हम पहुंचे हैं, तो वो 183 वाला रिकॉर्ड टूट गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी का सहृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने भी पूर्व अध्यक्ष हमारी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी, सेंट्रल ऑफिस बेरर, हमारे विभिन्न चैप्टरों से उपलब्ध मेंबर्स, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मैं विशेष रूप से उन सबका धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने क्वेश्चंस पूछे और इस सेमिनार को सक्सेसफुल बनाया। किसी भी सेमिनार की सक्सेस उसके पार्टिसिपेंट्स से और उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से होती है। तो मेरा विशेष धन्यवाद उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने इस पे क्वेश्चन रेज किए। और दूसरा, ऑर्गेनाइजर्स का, विशेष रूप से अध्यक्ष जी का एंड आप सब पदाधिकारियों का, जिन्होंने इतने इंटरेस्ट से इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया और हर माह से समय दे रहे हैं। नहीं, कपिल जी हमारे बैकएंड ऑफिस भी काफी फॉलो कर रहा है हर एक को, बार-बार मैसेज भेज के कि कपिल जी की वर्कशॉप शुरू होने वाली है। जी जी जी, आपका ऑफिस बहुत एक्टिव है। नाइस जी, थैंक यू टू एवरीबॉडी। सभी को बहुत हमारा बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है, सभी को हार्दिक आभार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सिंगल साहब।